राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज 1772 से 1833 तक। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसां या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये वर्सेटाइल जीनियस थे। अब इनका जो विश्वास था वो मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में था, प्रिंसिपल्स जो ह्यूमन डिग्निटी के होते हैं उन पर था, और साथ ही साथ सोशल इक्वालिटी। ये अपनी जो फेथ थी, आस्था होती है, वो मोनोथेइज्म में दिखाते थे, यानी बिलीफ इन वन गॉड। इन्होंने लिखा गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट और साथ ही साथ ट्रांसलेट किया बंगाली में वेदास को और 5 उपनिषद को, ताकि अपनी कन्विक्शन को प्रूव कर सके कि जो एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट थे वो मोनोथेइज्म को सपोर्ट करते थे। 1814 में इन्होंने एक आत्मीय सभा जो है उसका सेटअप किया, जिसको कह सकते हैं सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, और ये शुरू करी इन्होंने कलकत्ता के अंदर। अब इसका मेन एम क्या था? प्रोपोगेट करना जो मोनोथेइस्ट आइडियल्स हैं वेदांता के, कैंपेन चलाना आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटीज, मीनिंगलेस रिचुअल्स, सोशल इल्स, इनके खिलाफ जो है एक कैंपेन चलाना। ये जो है काफी ज्यादा रेशनलिस्ट आइडिया से प्रभावित थे। इस वजह से इन्होंने डिक्लेयर किया कि वेदांता जो है वो रीजन पर आधारित है, और अगर रीजन डिमांड करता है तो डिपार्चर स्क्रिप्चर से जस्टिफाइड है। इनके अनुसार जो प्रिंसिपल्स हैं रेशनलिज्म के वो अप्लाइड होते हैं और सेक्ट्स को भी, खास तौर से उन एलिमेंट्स को जो ब्लाइंड फेथ के। अब इनकी जो प्रीसेप्ट्स ऑफ जस्टिस थी जो कि 1820 में लिखी थी, इसमें इन्होंने सेपरेट करने की कोशिश करी मॉरल और फिलोसफिकल जो मैसेज होता है न्यू टेस्टामेंट का, जिसको ये काफी प्रेज कर रहे थे अपनी मिरेकल स्टोरीज से। लेकिन हुआ क्या कि जो मिशनरीज थे उनका बहुत ज्यादा गुस्से का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये वकालत किस चीज की कर रहे थे कि मैसेज को जो है इनकॉर्पोरेट करना चाहिए क्राइस्ट का हिंदुइज्म के अंदर। ये खड़े हुए क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो है कि बेस्ट को सेलेक्ट करना है अलग अलग कल्चर से, और ताकि जो भी इन्होंने सोचा उसके लिए फिर इनको जो है काफी ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन फेस करना पड़ा। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। पहले ये ब्रह्मो सभा था, बाद में चल के इसको ब्रह्मो समाज नाम दिया गया 8 अगस्त 1828 में। कहने को ये जो सभा थी इसके थ्रू जो है ये चाहते थे कि अपने जो मिशंस और आइडियाज हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें। अब ये जो समाज था ये पूरी तरह कमिटेड था, जो वर्शिप और एडोरेशन होता है, एडोरेशन एटर्नल का, अनसर्चेबल का, इम्यूटेबल बीइंग का, जिसके ये ऑथर थे, जो कि ऑथर है और प्रिजर्वर है यूनिवर्स का। प्रेयर, मेडिटेशन, वर्शिप जो है इनकी फॉर्म्स होनी चाहिए, या रीडिंग्स जो है उपनिषद के, ये मेनली जो है वर्शिप फॉर्म्स होनी चाहिए, ना कि ग्रेवन इमेज, स्टैचू या स्कल्पचर, कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, ये सब वर्शिप के नहीं होने चाहिए। और खास तौर से जो समाज बिल्डिंग थी उसमें जो है अपोज किया गया जो आइडियोलेट्री है या मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं उनको। जो लॉन्ग टर्म एजेंडा था ब्रह्मो समाज का वो था टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म और प्रीच करना मोनोथेइज्म को। ये जो है आधारित था ट्विन पिलर्स ऑफ रीजन्स पे, वेदास पे और उपनिषद्स पे। इन्होंने काफी हद तक इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी जो और बाकी रिलीजन की टीचिंग है उनको भी, लेकिन जोर जो है ज्यादा दिया ह्यूमन डिग्निटी पे, विरोध किया आइडोलेट्री का, और सोशल इवल्स जैसे कि सती थे उनको क्रिटिसाइज किया। राम मोहन रॉय जो है ऐसा नहीं था कि वो एक कोई नया रिलीजन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना चाहते थे, जिसमें कि बहुत सारी इवल प्रैक्टिसेस होती थी। जो रॉय के प्रोग्रेसिव आइडियाज थे उनको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन झेलना पड़ा जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे, जैसे कि राजा राधाकांत देव, जिन्होंने की ऑर्गेनाइज करी थी धर्म सभा ताकि काउंटर कर सके ब्रह्मो समाज का ये जो प्रोपोगेंडा है उसको। फिर राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो गई 1833 में, जो कि एक काफी बड़ा सेटबैक था समाज के मिशन के लिए। अब देखते हैं फीचर्स क्या हैं ब्रह्मो समाज के। तो जो फीचर्स है ब्रह्मो समाज के वो थे डिनाउंस करना पॉलीथेइज्म और आइडियल वर्शिप को, डिस्कार्ड करना जो फेथ था डिवाइन अवतार्स में, डिनाई करना स्कल्पचर को, कोई भी स्क्रिप्चर को, और एंजॉय करना जो स्टेटस है अल्टीमेट अथॉरिटी का, ह्यूमन रीजन और कॉन्शियसनेस पे आधारित। इसी तरह से कभी भी इन्होंने स्टैंड नहीं लिया जो डॉक्ट्रिन है कर्मा की उस पे, या जो ट्रांसमाइग्रेशन है सोल का उस पे, उसको इन्होंने इंडिविजुअल के ब्रह्मोस के लिए छोड़ दिया कि वो अपने हिसाब से कैसे भी इसको सोच सकते हैं। इन्होंने कास्ट सिस्टम को काफी क्रिटिसाइज किया।
अब इनके जो आइडियाज और एक्टिविटीज थे वो काफी हद तक बेस्ड थे कि अपलिफ्टमेंट होना चाहिए मासेस का सोशल रिफॉर्म के थ्रू, और साथ ही साथ कि इसके लिए इनको जो है काफी हद तक नेशनलिस्ट अंडरटोन्स भी जो है देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट सोशल रिफॉर्म के। सबसे पहले ये जो है इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ जो सती थी उसके अगेंस्ट थे। इन्होंने एंटी सती स्ट्रगल स्टार्ट किया 1818 में, और साथ ही साथ कुछ सीक्रेट टेस्ट जो थे उनको भी बताया ताकि अपने जो ये कंटेंशन इसको प्रूव कर सके कि कोई भी रिलीजन सैंक्शन नहीं करता कि विडो को जिंदा बर्न कर दिया जाए। साथ ही साथ इन्होंने अपील करी ह्यूमैनिटी की, रीजन की और कंपैशन की। इन्होंने विजिट किया क्रिमिनेशन ग्राउंड्स को, विजिलेंस ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किए, और साथ ही साथ जो काउंटर पिटिशंस होते हैं वो भी फाइल किए गवर्नमेंट जब ये स्ट्रगल कर रहे थे सती के अगेंस्ट। इनके एफर्ट्स को वाकई में ही एक तरह से इनाम मिला कि गवर्नमेंट रेगुलेशन हुआ 1829 में, जब डिक्लेयर किया गया कि प्रैक्टिस ऑफ सती जो है एक क्राइम है। अब क्योंकि ये जो है वुमेन राइट्स के एक तरह से कैंपेनर थी, तो इन्होंने जो है कंडम किया जो भी जनरल तौर पे एक कंट्रोल होता है वुमेन का उसको। साथ ही साथ जो एक मिसकंसेप्शंस चल रहे थे वो भी जो है इन्होंने उसका विरोध किया, जो कि आधार माने जाते हैं कि एक इंफीरियर सोशल स्टेटस है वुमेन का, उसके जो आधार के कारण है उसका इन्होंने विरोध किया। फिर इन्होंने पॉलीगैमी को अटैक किया, जो स्टेटस है विडो का डिग्रेडेड उसको अटैक किया, और साथ ही साथ डिमांड करी राइट ऑफ इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी फॉर वुमेन। राम मोहन रॉय ने बहुत कुछ किया जो बेनिफिट्स है मॉडर्न एजुकेशन के उनके कंट्रीमैन को हासिल हो उसके लिए। उनको जो सपोर्ट मिला वो डेविड हेयर्स के एफर्ट्स था, या उन्होंने भी सपोर्ट किया उनको ताकि हिंदू कॉलेज की स्थापना हो सके 1817 में, जहां रॉय का जो इंग्लिश स्कूल था वो मैकेनिक्स और वोल्टायर्स फिलॉसफी को जो है पढ़ाई जाती थी। 1825 में वेदांता कॉलेज का सेटअप हुआ। यहाँ जो कोर्सेज थे वो इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न और सोशल और फिजिकल साइंसेज के थे। फिर इन्होंने जो है बंगाली लैंग्वेज को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करी। इसके लिए इन्होंने कंपाइल करी बंगाली ग्रामर बुक, और साथ ही साथ इवॉल्व किया एक मॉडर्न एलिगेंट प्रोस स्टाइल। राजा राम मोहन रॉय जो हैं एक गिफ्टेड लिंग्विस्ट थे, मतलब इनको दर्जन भर से ज़्यादा लैंग्वेजेस का ज्ञान था। संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, ये सारी जो भाषाएं थी इनकी मदद से इनको एक जो इनकी रेंज था स्टडी का उसका एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस तैयार हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे फ्रीडम ऑफ प्रेस के, और पाइनियर माने जाते हैं इंडियन जर्नलिज्म के, और इन्होंने कई सारे जर्नल्स निकाले बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और पर्शियन भाषा में, ताकि एजुकेट कर सकें, इन्फॉर्म कर सकें पब्लिक को, और उनके जो दुख दर्द हैं उनको गवर्नमेंट के सामने रख सकें। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते इन्होंने कंडम करी जो भी ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस होती थी बंगाली जमींदार की, उनको डिमांड किया कि एबॉलिशन होना चाहिए टैक्सेस का, जो टैक्स फ्री लैंड्स हैं, फिक्सेशन होना चाहिए मैक्सिमम रेंट्स का, रिडक्शन होना चाहिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज का इंडियन गुड्स का को लेकर अब्रॉड में, एबॉलिशन होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग राइट्स है उनका, साथ ही साथ इंडियनाइजेशन होना चाहिए जो सुपीरियर सर्विसेज हैं, सेपरेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, और जुडिशियल इक्वालिटी होनी चाहिए इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में कि ट्रायल जो है वो जब जूरी द्वारा किया जाए। राम मोहन रॉय एक इंटरनेशनलिस्ट भी थे। ये खड़े हुए थे कोऑपरेशन ऑफ थॉट एक्टिविटीज और ब्रदरहुड के लिए, खास तौर से नेशंस के बीच में। इनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग थी यूनिवर्सल कैरेक्टर जो प्रिंसिपल्स होते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस की, कि इनको बहुत अच्छी समझ थी कि मॉडर्न एज की क्या इंपॉर्टेंस है। इन्होंने सपोर्ट किया जो रेवोल्यूशन हुआ नेपल्स का और स्पेनिश अमेरिका का। साथ ही साथ इन्होंने कंडम किया जो ऑपरेशन होता था आयरलैंड का, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश लैंडलॉर्डिज्म जो है वो एक तरह से एब्सेंट थी, और साथ ही साथ जो एक धमकी भरा एमिग्रेशन हो रहा था एम्पायर से कि अगर रिफॉर्म बिल जो है वो नहीं पास किया गया। अब इसमें इनके जो एसोसिएट्स थे वो थे डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव और ताराचंद चक्रवर्ती। रिकैप: देवेंद्रनाथ टैगोर एंड ब्रह्मो समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर को महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। ये 1817 से 1905 तक ये फादर थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, और
ये बेस्ट थे ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न थॉट में। इन्होंने एक नई लाइफ दी थी ब्रह्मो समाज को। साथ ही साथ जो थेइस्ट मूवमेंट था उसको एक डेफिनेट फॉर्म और शेप दी थी जब इन्होंने समाज ज्वाइन किया 1842 में। इससे पहले टैगोर जो है वो हेड कर रहे थे तत्व बोधिनी सभा को, जो कि सेटअप हुई थी 1839 में, और साथ ही साथ तत्व बोधिनी पत्रिका जो कि बंगाली में थी। ये जो है डिवोटेड थी सिस्टमैटिक स्टडी जो इंडियन पास्ट की है उसको पढ़ने के लिए रेशनल आउटलुक के साथ। साथ ही साथ ये प्रोपोगेट कर रहे थे जो राम मोहन के आइडियाज थे उनको। ब्रह्मो समाज जो है उसको एक नई वाइटलिटी और स्ट्रेंथ मिली जब इनफॉर्मल एसोसिएशन हुआ दोनों सभास का। अब ब्रह्म समाज में जो है वो फॉलोअर्स इंक्लूडेड थे जो खासतौर से प्रोमिनेंट फॉलोअर्स थे राम मोहन रॉय के, डेरोजियंस के, यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट थिंकर्स भी शामिल थे जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्ता। टैगोर दो फ्रंट्स पर काम कर रहे थे, एक हिंदुइज्म के अंदर ब्रह्मो समाज जो कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, और दूसरा बाहर अपोज कर रहे थे क्रिश्चियन मिशनरीज का, क्योंकि ये लोग जो है हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज कर रहे थे और कन्वर्जन के अटेम्प्ट्स कर रहे थे। समाज जो है वो सपोर्ट कर रहा था विडो रिमैरिज को, विमेन्स एजुकेशन को, एबॉलिशन पॉलीगामी का, इम्प्रूवमेंट जो रियॉट्स की कंडीशन थी उनका, और टेम्प। केशव चंद्र सेन एंड ब्रह्मो समाज, केशव को केशव भी कहा थे, 1838 से 1884 तक एक बिल्कुल नया दौर आया ऊर्जा का जब केशव चंद्र जो है इनको देवेंद्रनाथ टैगोर ने आचार्य बना दिया जब इन्होंने समाज ज्वाइन किया 1858 में। अब इन्होंने जो है काफी ज्यादा मूवमेंट को पॉपुलराइज किया। साथ ही साथ जो ब्रांचेस थी समाज की वो भी इन्होंने बंगाल से बाहर खोली, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास और बाकी टाउन्स में। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको कुछ आइडियाज जो है सेन के पसंद नहीं आए क्योंकि उनको लगता था वो बहुत ज्यादा रेडिकल है, जैसे कि कॉस्मोपॉलिटनाइजेशन समाज मीटिंग्स का, जिसमें आप सारे रिलीजन की जो टीचिंग्स है उनको शामिल कर रहे हैं। साथ ही साथ जो उनके स्ट्रॉन्ग व्यूज थे अगेंस्ट कास्ट सिस्टम और सपोर्ट कर रहे थे इंटरकास्ट मैरिजेस को। फाइनली केशव चंद्र सेन को जो है हटा दिया गया उनके ऑफिस ऑफ आचार्य से 1865 में। अब केशव और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना करी 1866 में, जबकि जो देवेंद्रनाथ टैगोर का समाज था वो कहलाया आदि ब्रह्मो समाज। 1878 में केशव ने अपनी 13 साल की जो बेटी थी उसकी शादी एक माइनर हिंदू महाराजा कूच बिहार के से कर दी और पूरे के पूरे ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स के साथ। यही कारण बना कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो है वो स्प्लिट हो गया। शुरू में जो है केशव को जो उनके फॉलोअर्स थे वो एक इनकारनेशन के तौर पर मानते थे, लेकिन बाद में फिर उनको एक्यूज करने लग गए एक अथॉरिटेरियनिज्म के तौर पर। 1878 के बाद जो इनके फॉलोअर्स इनसे काफी ज्यादा नाराज थे उन्होंने नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी जिसका नाम दिया साधारण ब्रह्मो समाज। इसको जो शुरू किया था वो किया था आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता ने। अब इन्होंने भी जो है जो ब्रह्मो डॉक्ट्रिन्स थी उन्हीं को ही रिपीट किया कि फेथ इन सुप्रीम बीइंग, वन गॉड, कोई स्क्रिप्चर या मैन जो है वो इनफॉलिएबल नहीं है, और बिलीव इन डिक्टेट्स ऑफ रीजन, ट्रूथ एंड मोरालिटी। ब्रह्मो सेंटर्स जो है वो काफी खुले फिर मद्रास प्रोविंस में। इवन पंजाब के अंदर दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्मो आइडियाज को इम्प्लांट करने के लिए दयाल सिंह कॉलेज खोला लाहौर 1910 में। सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रह्मो समाज, ये एक ऐसा सोशल रिफॉर्म था जो भी उसके जो रिलेटेड मैटर्स थे उसमें मेनली समाज ने अटैक किया जो बिलीफ्स और सुपरस्टिशंस थे उनके ऊपर। इन्होंने पूरी तरह कंडेम किया जो हिंदू प्रेजुडाइज थी बाहर जाने को लेकर, खासतौर से अब्रॉड। अब इन्होंने काम जो मेनली किया वो एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस मिले वुमेन को सोसाइटी के अंदर, उसके लिए इन्होंने कंडेम किया सती को, एबॉलिशन ऑफ पर्दा सिस्टम, डिस्करेज चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी को, जबकि इन्होंने सपोर्ट किया विडो रीमैरिज का और प्रोविजन जो एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं उनके लिए। इन्होंने साथ साथ अटैक किया कास्टिज्म पर और अनटचेबिलिटी पे, पर इनको बहुत ही कम सफलता इसमें हासिल हुई। ब्रह्मो समाज का जो एक प्रभाव था वो कैलकाटा से बाहर बहुत ज्यादा नहीं था, तो इसका जो एक कहना चाहिए बहुत लंबा असर होता है वो बहुत ज्यादा नहीं था। रिकैप, प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन जो है उन्होंने आत्माराम पांडुरंग की मदद से प्रार्थना समाज की शुरुआत करी बॉम्बे के अंदर। शुरुआत में इनके ब्रह्मो विचार थे जो कि पूरी तरह से महाराष्ट्र में फैले हुए। हम जो है परमहंस सभा को प्रिकर्सर मान सकते हैं प्रार्थना समाज का।
जैसे कि सीक्रेट सोसाइटी थी, ये भी स्प्रेड कर रहे थे लिबरल आइडियाज और खास तौर से एनकरेज कर रहे थे ब्रेक करने को जो कास्ट और कम्युनल बैरियर्स हैं उनको। महादेव गोविंद रानाडे 1842 से 1901 तक इन्होंने समाज को ज्वाइन किया 1870 में, और इन्हीं की कामों से जो समाज था, सोसाइटी थी जो पॉपुलर हुई, वो सब के सब जो है पूरा क्रेडिट इन्हीं के ही एफर्ट्स को जाता है। इन्हीं के एफर्ट्स के कारण ही जो है इस प्रार्थना समाज जो था इसको एक ऑल इंडिया कैरेक्टर मिल पाया। अब इनके अलावा जो लीडर्स थे समाज के वो थे आरजी भंडारकर 1837 से 1925 और एनजी चंद्रवरकर, ये थे 1855 से 1923 तक। इन लोगों ने जोर दिया मोनोथेइज्म पर इनका मेन कंसर्न जो है वो सोशल रिफॉर्म था बजाय रिलीजन की। प्रार्थना सभा जो है वो काफी हद तक अटैच थी जो भक्ति कल्ट था महाराष्ट्र का उससे। ये रिलाई करते थे एजुकेशन पे और परसुएशन पे, ना कि कन्फ्रंटेशन जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी उसके साथ। इनका एक 4 पॉइंट सोशल एजेंडा था कि डिसअप्रूवल होना चाहिए कास्ट सिस्टम का, विमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, और साथ ही साथ जो एज ऑफ मैरिज है चाहे लड़की हो या लड़की दोनों की बढ़ाना है। रानाडे के साथ साथ धोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री, ये दोनों भी जो हैं चैंपियंस थे सोशल रिफॉर्म की। रानाडे ने कर्वे के साथ मिलकर एक मूवमेंट की शुरुआत करी जो था विडो रीमैरिज मूवमेंट। साथ साथ विडो होम एसोसिएशन भी किया जिसमें कि एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे विडोज को, ताकि वो जो है अपने आप को सपोर्ट किया। यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी विवियन डेरोजियो लेट 1820s में या अर्ली 1830s में एक बहुत ही रेडिकल और इंटेलेक्चुअल ट्रेंड चढ़ा यूथ जो बंगाल थी उसके अंदर, मतलब उभर रहा था, इसीलिए ये कहलाया यंग बंगाल मूवमेंट। एक यंग एंग्लो इंडियन थे जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो 1809 से 31 तक। ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे 26 से 31 तक, और साथ ही साथ ये एक लीडर भी थे, इंस्पायरर भी थे जो प्रोग्रेसिव ट्रेंड है उसका। इन्होंने जो है लोगों को इंस्पायर किया कि तुम फ्रीली सोचो, रेशनली सोचो, लॉजिकली, सारी जो अथॉरिटीज हमसे सवाल उठाओ, अपनी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम को चाहने वाला हो। साथ ही साथ जो पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशंस है उनका इन्होंने विरोध किया और विमेन राइट और एजुकेशन को सपोर्ट किया। तो ये सबसे पहले नेशनलिस्ट पोएट थे मॉडर्न इंडिया के। डेरोजियंस का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इनको रिमूव कर दिया गया हिंदू कॉलेज से 1831 में। खाली रीजन जो था वो इसका मेन रेडिकलिज्म। अब मेन रीजन जो इनकी इतनी सीमित तौर पर सक्सेस हुई उसका कारण ये था कि उस टाइम पे जो सोशल कंडीशंस थी वो रेडिकल आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। ना इनको किसी और ग्रुप से या क्लास से सपोर्ट मिला। इनका जो एक सही मायने में जुड़ाव होता है मासेस के साथ, उसमें ये फेल हो गए। जैसे पीजेंट कॉज था, ये उसको उठा नहीं पाए। दूसरा, इनका ये जो रेडिकलिज्म था, कंप्लीट चेंज, ये काफी हद तक बुकिश था कैरेक्टर में, थ्योरेटिकल बेस्ड था, प्रैक्टिकली नहीं था। फिर भी इतनी लिमिटेशंस के बावजूद भी डेरोजियंस ने जो है आगे बढ़ाया राजा राम मोहन राय का जो एक ट्रेडिशन था पब्लिक एजुकेशन का, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्वेश्चंस पे। इन्होंने डिमांड रखी कि इंडियंस को जो है इंक्लूड करना चाहिए जो हायर ग्रेड ऑफ सर्विसेज हैं उसमें, जो रियॉर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए ऑप्रेसिव जमींदार से, इंडियन लेबर को बेटर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए अब्रॉड में, खासतौर से ब्रिटिश कॉलोनीज के अंदर, जो कंपनी का चार्टर है उसको रिवाइज करने की जरूरत है, फ्रीडम ये प्रेस का चाहते थे, और ट्रायल ज्यूरी से। सुरेंद्र नाथ बनर्जिया जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है डेरोजियंस को कि ये जो है पाइनियर्स थे मॉडर्न सिविलाइजेशन जो बंगाल का है उसके। इनको हम कॉन्स्टेंट फादर्स मान सकते हैं हमारी रेस का, जिनके जो बिहेवियर था, जो गुण थे, उन्होंने हमारे अंदर एक उपासना को जगाया, और इनकी जो भी फीलिंग्स हुई उनको हमें ट्रीट करना चाहिए पूरी की पूरी कंसिडरेशन के साथ। जितना भी हम जेंटली उसको कंसिडर कर सकते हैं उनके साथ उनको कंसिडर करना चाहिए। ईश्वर चंद विद्यासागर, ये एक बहुत ही ग्रेट स्कॉलर और रिफॉर्मर थे। इनके जो आइडियाज थे वो ज्यादातर ब्लेंड मान सकते हैं, मिक्स मान सकते हैं इंडियन और वेस्टर्न थॉट्स का। इनका जो विश्वास था वो हाई मॉरल वैल्यूज में, ये डीप ह्यूमनिस्ट थे और काफी काइंड थे पुअर के प्रति। 1850 में ये प्रिंसिपल हो गए थे संस्कृत कॉलेज के।
इनका एक दृढ़ निश्चय था कि जो प्रीस्ट मोनोपोली है उसको ब्रेक करना है, खासतौर से स्क्रिप्चर नॉलेज को लेकर। इसीलिए इन्होंने संस्कृत कॉलेज खोला नॉन ब्राह्मण्स के लिए। साथ ही साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न थॉट्स को, ताकि ब्रेक कर सके जो सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन है संस्कृत लर्निंग का, उसको ब्रेक कर सके। एक एकेडमियन होने के नाते इन्होंने नए मेथड को जो है लाया ताकि संस्कृत को बढ़ा सके। इसके लिए इन्होंने एक नया बंगाली प्रीमियर लिया, जो कि था बंगाली भजन पुस्तिका, और साथ ही साथ नया पोस्ट स्टाइल भी जो है लेकर आए। विद्यासागर ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था ताकि सपोर्ट कर सके विडो रीमैरिज को। नतीजा ये हुआ कि लीगलाइजेशन हो गया विडो रीमैरिज का। ये पूरी तरह से चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी के खिलाफ थे। इन्होंने हमेशा विमेन्स एजुकेशन के कॉज के लिए काम किया। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्पेक्टर थे काफी स्कूल्स में, इसी वजह से इन्होंने लगभग 35 गर्ल्स स्कूल जो हैं उनकी मदद करी। इसमें बहुत से ऐसे भी थे जो इनके खर्चे पर चल रहे थे। बेथुन स्कूल, ये 1849 में इसकी स्थापना हुई थी कैलकाटा के अंदर, और ये जो है विद्यासागर उसके सेक्रेटरी थे। इनको पायनियर माना जाता है हायर एजुकेशन फॉर वुमेन इंडिया के अंदर जो है उसके लिए। बेथुन स्कूल जो है एक तरीके से इसकी जो स्थापना हुई थी वो नतीजा था जो पावरफुल मूवमेंट हुआ वुमेन्स एजुकेशन को लेकर 1840s और 50s में। पर इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा मुश्किलें भी उठानी पड़ी। जो यंग स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर लोग चिल्ला देते थे, उनको अब्यूज करते थे, यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी जो है सोशल तौर पे बॉयकॉट कर देते, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि गर्ल्स जो है खासतौर से अगर उनको वेस्टर्न एजुकेशन मिल गई तो वो अपने हस्बैंड्स को जो है वो गुलाम बना लेंगे। रिकैप, बाल शास्त्री जाम्बेकर 1812 से 1846, इन्हें पायनियर माना जाता है सोशल रिफॉर्म का, खासतौर से जर्नलिज्म में बॉम्बे के अंदर। इन्होंने मेनली अटैक किया ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी पर और कोशिश करी रिफॉर्म करने की पॉपुलर हिंदुइज्म को। इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, दर्पण, 1832 में। इन्हें फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म माना जाता है क्योंकि इन्होंने जो है दर्पण का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को जागरूक कर सके, जागरूक जो सोशल रिफॉर्म्स है उनके प्रति, जैसे विडो रीमैरिज है, और साथ ही साथ लोगों में एक साइंटिफिक अप्रोच जो है उसको भी ला सके जिंदगी के अंदर। 1840 में इन्होंने दिग्दर्शन शुरू किया, जिसमें जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए वो आइदर या तो साइंटिफिक सब्जेक्ट से संबंधित थे या फिर हिस्ट्री से। जाम्बेकर ने जो है बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की शुरुआत करी, साथ ही साथ इन्होंने नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी भी शुरू करी। इसी की दो ऑफशूट्स थी स्टूडेंट लिटरेरी और साइंटिफिक लाइब्रेरी। ये पहले प्रोफेसर थे हिंदी के एल्फाइंस्टन कॉलेज में, और साथ ही साथ इसके अलावा मतलब एक तरफ तो ये प्रोफेसर थे, दूसरी तरफ ये डायरेक्टर भी थे कोलाबा ऑब्जर्व परमहंस मंडली। इसकी जो स्थापना थी 1849 में महाराष्ट्र में हुई थी, और इसके जो फाउंडर्स थे वो थे दादोबा पांडुरंग, नेताजी दुर्गाराम और भी बाकी लोग इसमें सदस्य थे। इसकी जो शुरुआत थी वो एक सीक्रेट सोसाइटी के तौर पे हुई थी, जो कि काम कर रही थी हिंदू रिलीजन और सोसाइटी को रिफॉर्म करने का। इनकी जो विचारधारा थी वो काफी हद तक जुड़ी हुई थी मानव धर्म सभा से। इनका विश्वास था एक गॉड जो है उनको वर्शिप करना चाहिए, जो सही मायने में धर्म है वो आधारित होना चाहिए लव और मॉरल कंडक्ट पे। फ्रीडम जो थॉट का है उसे एनकरेज करना चाहिए क्योंकि रेशनैलिटी है, और इंटरेस्टेड थे ये काफी हद तक कास्ट रूल्स को ब्रेक करने में। इनकी मीटिंग्स जो होती थी उसमें ज्यादातर जो खाना पकाया जाता था वो लो क्लास के जो या कास्ट के लोग हैं उनके द्वारा पकाया जाता था, वही सब मेंबर्स खाना खाते थे। इन्होंने काफी ज्यादा फेवर किया विडोज रीमैरिज और विमेन्स एजुकेशन का, और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो पूना, सतारा और बाकी जो और टाउन है महाराष्ट्र के वहां पर। रिकैप, सत्य शोधक समाज एंड ज्योतिबा और ज्योतिराव फुले। ज्योतिबा फुले जो है 1827 से 1890 तक के, इनका जन्म सतारा में हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। ये बिलोंग करते थे एक माली फैमिली जो कम्युनिटी होती है उसको। इन्होंने एक बहुत ही पावरफुल मूवमेंट स्टार्ट किया जो अपर कास्ट डोमिनेशन था और ब्राह्मणिकल सुपरमेसी थी उसके खिलाफ। ये फाउंडर माने जाते हैं सत्य शोधक समाज के, यानी ट्रुथ सीकर सोसाइटी, और इसको जो है 1873 में जो है इन्होंने शुरू किया था। इसमें जो लीडरशिप थी वो बैकवर्ड क्लासेस की थी, मालीस, तेलीस, कुंबीस, सारीस, धांगर, सब इसमें वही लोग शामिल थे। अब मेन एम क्या था इनके मूवमेंट का? सोशल सर्विस और स्प्रेड करना एजुकेशन जो लोअर कास्ट के लोग हैं और विमेन हैं उनके बीच में। इनके जो वर्क थे
सार्वजनिक, सत्य धर्म और गुलामगिरी, ये बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने कॉमन मासेस के लिए। फूले ने जो है सिंबल इस्तेमाल किया राजा बली का, जबकि ब्राह्मण्स जो है लॉर्ड राम का इस्तेमाल करते थे। इनका मेन एम ये था कि कंप्लीट एबॉलिशन होना चाहिए कास्ट सिस्टम का, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का, और सांस्कृतिक हिंदुइज्म जो है उसके ये पूरी तरह से खिलाफ थे। इस मूवमेंट की वजह से एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो मिली डिप्रेस्ड कम्युनिटीज को, कि वो भी एक ऐसी क्लास है जो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट खड़ी हो रही है। ब्राह्मण्स जो कि रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं और ब्लाइंड फेथ जो मासेस की होती है उनका, ताकि उनको एक्सप्लॉइट कर सके अपने पर्सनल गेन के लिए। फूले बिलीव करते थे जेंडर इक्वालिटी में। ये पायनियर माने जाते हैं विमेन्स एजुकेशन के, और इन्होंने अपनी वाइफ की हेल्प से सावित्री बाई के कई सारे गर्ल्स स्कूल खोले पूना के अंदर। ये पायनियर माने जाते हैं विडो रीमैरिज मूवमेंट के महाराष्ट्र के अंदर। इन्होंने कई सारे होम्स खोले विडोज के लिए 1854 में। इनको टाइटल महात्मा से नवाजा गया था क्योंकि इनका जो सोशल रिफॉर्म वर्क था। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी 1823 से 1892 तक, ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे और रेशनलिस्ट भी थे महाराष्ट्र के। इन्होंने जज की पोस्ट को संभाला था ब्रिटिश राज के अंडर, पर ये तब भी वीकली के लिए लिखते रहे प्रभाकर, और तब इन्होंने अपना पेन नेम जो दिया था वो था लोक हितवादी, और ये ज्यादातर सोशल रिफॉर्म के मुद्दों पर लिखते थे। इन्होंने वकालत करी, फेवर किया रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए इंडियन सोसाइटी का रेशनल प्रिंसिपल्स और मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक सेकुलर वैल्यूज के आधार पर। इन्होंने हमला बोला जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी उसके ऊपर, और सपोर्ट कर रहे थे सोशल और रिलीजियस इक्वालिटी को। इन्होंने काफी लिखा जो इविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम थे उनके खिलाफ। इनका ये कहना था कि अगर रिलीजन कोई सैंक्शन नहीं करता है सोशल रिफॉर्म को तो फिर रिलीजन बदल दो। फिर इन्होंने वीकली स्टार्ट किया हितेचू, और साथ ही साथ इन्होंने पीरियोडिकल्स भी स्टार्ट किए थे, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोक हितवादी। गोपाल गणेश अगरकर 1856 से 1895 तक, ये एक एजुकेशनिस्ट भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी महाराष्ट्र। इन्होंने बहुत ज्यादा एक तरह से वकालत करी जो पावर है ह्यूमन रीजन की उसके, साथ ही साथ कड़ी आलोचना करी जो ब्लाइंड डिपेंडेंस है ट्रेडिशन पे और जो फॉल्स ग्लोरिफिकेशन है पास्ट का उसके लिए। इनके को फाउंडर रहे न्यू इंग्लिश स्कूल के, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के और फर्गसन कॉलेज के। फर्गसन कॉलेज के जो है ये प्रिंसिपल भी थे। जो ये फर्स्ट एडिटर थे केसरी के। केसरी एक ऐसा जर्नल था जिसको स्टार्ट किया था लोकमान्य तिलक ने। बाद में इन्होंने अपना खुद का पीरियोडिकल स्टार्ट किया जिसका नाम था सुधारक। इसमें इन्होंने आवाज उठाई अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। क्या द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 तक, ये जो है एक लिबरल लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी 1905 में। इसमें इनकी मदद करी थी एमजी राणा डे ने। अब इस सोसाइटी का मेन मकसद क्या था कि जो नेशनल मिशनरीज हैं उनको ट्रेन करना ताकि वो इंडिया के लिए सर्विस कर सके, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को अपनाते हुए प्रमोट करना जो सही इंटरेस्ट है इंडियन लोगों का, और एक ऐसे कैडर को प्रिपेयर करना जो सेल्फलेस वर्कर्स का हो ताकि वो अपनी जिंदगी जो है कंट्री कॉज के लिए डिवोट कर सके रिलीजियस स्पिरिट। 1911 में हितवाद करके इन्होंने पब्लिश किया एक पेपर जिसमें इन्होंने प्रोजेक्ट करे अपने जो सोसाइटी के व्यूज हैं उनको। सोसाइटी ने अपने आप को पूरी तरह से अलूफ रखा जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज या ऑर्गेनाइजेशंस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी। पर जब गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हो गई 1915 में, तो श्रीनिवास शास्त्री जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पे टेक ओवर किया। सोसाइटी लगातार फंक्शन कर रही थी पर इसका बहुत जगह पे इंडिया के अंदर जो एक आधार होता है वो कमजोर पड़ने लगा था। इन्होंने काफी हद तक काम किया फील्ड ऑफ एजुकेशन में। आश्रम टाइप के स्कूल्स जो हैं वो ट्राइबल गर्ल्स के लिए प्रोवाइड कराए और बालवाड़ी जो है वो कई जगहों पर बनवाई। सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी जो कि फॉलोअर थे गोखले के, इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी बॉम्बे के अंदर। इस लीग का मेन एम था कि जो मासेस हैं उनको बेटर और रीजनेबल कंडीशंस मिले लाइफ और वर्क के लिए। इन्होंने कई सारे स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, डे नर्सरीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उनको ऑर्गेनाइज कराया। इनकी जो भी एक्टिविटीज में थी उनमें ये भी शामिल था पुलिस कोर्ट एजेंट वर्क, लीगल एड एंड एडवाइस जो पुअर और इलिटरेट है उनको,
excursions for slum dwellers, facilities for gymnasia and theatrical performance, sanitary work, medical relief और बॉयज क्लब्स एंड स्काउट कॉर्प्स ये सब भी शामिल थे। नारायण मल्हार जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना करी थी 1920। द रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद, जो ब्रह्मो समाज था, इसका एक जो डायरेक्टिक नेशनलिज्म होता है, उसने जो है ज्यादा अपील किया जो इंटेलेक्चुअल एलीट था बंगाल का उसको। एवरेज बंगाली जो था वो इसको इमोशनल तौर पे सेटिस्फेक्शन मिला भक्ति कल्ट से या योगा से। रामकृष्ण परमहंस की जो टीचिंग्स थी उसी के कारण उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बने। अब रामकृष्ण परमहंस कौन थे? ये एक पुअर प्रीस्ट थे काली टेम्पल में दक्षिणेश्वर के अंदर, जो कि आउटस्कर्ट्स पर था कैलकाटा के। इनको जो है बचपन में गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से बुलाया जाता था। बहुत ही अर्ली एज में इनको स्पिरिचुअल ट्रांसेस होने लग गए और इन्होंने सबसे हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस किया, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदूज को अवेलेबल था, उस चीज को इन्होंने अनुभव किया। भाषा इनकी बहुत ही सिंपल होती थी, ये ज्यादातर पैराबल्स और मेटाफर्स की फॉर्म में बोलते थे और खास तौर से ऑब्जर्वेशन जो होता था वो एक ऑर्डिनरी लाइफ और नेचर का जो होता था उससे बोलते थे। इन्होंने कभी जो है वैसे बुक्स नहीं लिखी और इनकी जो बातचीत होती थी वही इनके लिए एक तरह से लोगों के लिए टीचिंग्स हो जाती थी। जो भी बोलते थे वो जो है यूनिवर्सल तौर पे रेलेवेंस होता था उसका। अब दो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे रामकृष्ण मूवमेंट के? एक तो जो बैंड ऑफ मॉन्क्स है उसको एग्जिस्टेंस में लाना, जो कि जी रहे हैं एक लाइफ रिनंसिएशन की, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की, और फिर उन्हीं के बीच में से टीचर्स और वर्कर्स को भेजना ताकि स्प्रेड कर सके मैसेज वेदांता का, जैसा कि इलस्ट्रेट किया गया है लाइफ में रामकृष्ण परमहंस की। दूसरा था कि जो इनके डिसाइपल्स हैं वो प्रीचिंग, फिलैंथ्रोपिक और चैरिटी वर्क्स इनको आगे बढ़ाएं, सारे मेन विमेन चिल्ड्रन को जो है उन सबको बराबर देके बिना किसी कास्ट कलर या क्रीड के, उससे यही चीजें जो है सच्चाई थी डिवाइन की, और इसी को जो है ये आगे प्रीच करना चाहते थे। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव था परमहंस का, इसके लिए उन्होंने जो है फाउंडेशन रखी रामकृष्ण मठ की, और इसमें जो यंग खास तौर से मोनास्टिक डिसाइपल्स थे वो मेन केयर सेंटर थे जो इनके पहले ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते थे। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो था उसको स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ाया जब रामकृष्ण की डेथ हो गई 1897 में, जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी। कहने को ये दो इसके जो हेडक्वार्टर्स थे रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ, इनके बेल्लूर में थे जो कि कलकत्ता के पास है। दोनों ही ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस थी लेकिन लीगली और फाइनेंशियली बिल्कुल अलग थी। परमहंस जो है सोचते थे कि जो सेल्वेशन है वो ट्रेडिशनल वेज के थ्रू होना चाहिए, रिनंसिएशन, मेडिटेशन, भक्ति, जबकि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इन्होंने माना कि जो बेसिक वननेस होती है ऑल रिलीजन्स की, और जोर दिया कि कृष्ण, हरि, राम, क्राइस्ट, अल्लाह ये सब अलग अलग नाम है सेम गॉड के। बहुत सारे तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के और सेल्वेशन को हासिल करने के। इनका कहना था कि जितनी ज्यादा फेथ उतने ज्यादा रास्ते, और जो परमहंस की स्पिरिचुअलिटी और कंपैशन था ह्यूमन सफरिंग को लेके या ह्यूमैनिटी की सफरिंग को लेके, उसने सबसे ज्यादा उनको इंस्पायर किया जिन्होंने उनको सुना। उनके लिए कहना था सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस टू गॉड। रामकृष्ण की मैरिज जो है वो एक सरदमणि मुखर्जी से हुई थी, जिनको कि बाद में शारदा देवी के नाम से जाया जाए। रामकृष्ण जो है कंसीडर करते थे कि शारदा जो है वो एक तरीके से पूरी तौर पे जीता जागता एग्जाम्पल है डिवाइन मदर का, और होली मदर के नाम से ही इनके डिसाइपल्स इनको जानती थी। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जो भी मठ के काम थे उनमें, और साथ ही साथ डिसाइपल्स को एनकरेज करना अपने मिशन के। स्वामी विवेकानंद, इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। 1862 से 1902 तक यही बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। इन्होंने जो है कोशिश करी रामकृष्ण का जो मैसेज था उसको स्प्रेड करने की, और साथ ही साथ रिकंसील करने की कोशिश करी जो नीड्स थी कॉन्टेम्पररी इंडिया सोसाइटी की। ये एक तरीके से प्रीचर के तौर पे उभर के आए नियो हिंदुइज्म के। कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे रामकृष्ण के, टीचिंग्स थी उपनिषद और गीता की, और एग्जाम्पल्स थे बुद्धा और जीसस की, जो कि आधार बने विवेकानंद का जो मैसेज था दुनिया के लिए ह्यूमन लाइफ वैल्यूज को लेकर उसका। इन्होंने सब्सक्राइब किया अपने आप को वेदांता के लिए, और
जो कि ये मानते थे पूरी तरह से रेशनल सिस्टम है और तभी शायद इसकी जो है सुपीरियर अप्रोच है। इनका मिशन मेन था कि जो एक गल्फ है परमार्थ और व्यवहार के बीच में, सर्विस और बिहेवियर के बीच में, उसको ब्रिज करना, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी और डे टू डे लाइफ के बीच का जो ब्रिज है, वो गैप है, उसको भी ब्रिज करना। विवेकानंद बिलीव करते थे फंडामेंटल तौर पे, या जो बेसिक वननेस ऑफ गॉड है उसमें बिलीव करते थे और कहते थे कि हमारे खुद के मदरलैंड के लिए एक जंक्शन दो बड़े महान सिस्टम्स का, हिंदुइज्म और इस्लाम, यही एक अकेली होप है। सोशल एक्शन जो है उस पर जोर देते हुए इन्होंने कहा कि जो नॉलेज है वो बिना एक्शन के बेकार है। इन्होंने साथ ही साथ दुख जताया आइसोलेशन टेंडेंसी पे, या जो टच मी नॉट एटीट्यूड है हिंदूज का, खासतौर से रिलीजियस मैटर्स में। इनको काफी गुस्सा आता था जब ऑपरेशन होता था पुअर का रिच के द्वारा, खास तौर से रिलीजन की जो कुछ ऐसी नीतियां हैं जिसके आधार पर प्रताड़ित करते थे। इनको ये भी लगता था कि एक गॉड की इंसल्ट है, ह्यूमैनिटी की इंसल्ट है, ये एक हम भूखे आदमी को जो है धर्म बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जो मासेस हैं उनको दो तरह की नॉलेज की जरूरत है, एक है सेकुलर नॉलेज और दूसरी है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो सेकुलर नॉलेज है वो काम करे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, और स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो काम करे अपने खुद के फेथ होने के लिए और अपने ही जो मॉरल सेंस है उनको मजबूत करने के लिए। ये हमेशा अपने कंट्रीमैन से चाहते थे कि तुम अपनाओ स्पिरिट, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्री थिंकिंग की। जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ शिकागो में 1893 के अंदर, उसमें स्वामी विवेकानंद ने सबसे बड़ा इंप्रेशन डाला लोगों के ऊपर, क्योंकि उनके जो इंटरप्रिटेशंस थे वो काफ़ी लर्नेड थे। जो उनकी ओपनिंग एड्रेस का की नोट है वो जो था वो एक था कि ज़रूरत है हेल्दी बैलेंस की स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म के बीच में। अगर पूरी दुनिया के लिए एक नया कल्चर चाहिए तो उन्होंने कहा उसके लिए ब्लेंड होना चाहिए मटेरियलिज्म वेस्ट का, स्पिरिचुअलिज्म ईस्ट की, एक नए हार्मोनी में, ताकि हैप्पीनेस को प्रोड्यूस किया जा सके मैनकाइंड के लिए। इन्होंने कई सारे लेक्चर्स दिए वेदांता पर यूएसए और लंदन में, इंडिया लौटने से पहले 1897 के अंदर। इंडिया आने के बाद भी इन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए और जो फोकस उनका मेन था कि एक इन्फ्यूज करना नई जनरेशन के अंदर सेंस ऑफ प्राइड अपने इंडिया के पास्ट को लेकर, एक नया फेथ इंडियन कल्चर को लेकर, कॉन्फिडेंस इंडिया के फ्यूचर को लेकर, साथ ही साथ यूनिफिकेशन लाने की कोशिश करी हिंदुइज्म में। जब उन्होंने पॉइंट आउट करना शुरू किया कि जो कॉमन फाउंडेशन जो उसके सेट्स की है उसको पॉइंट आउट किया, साथ ही साथ एजुकेटेड लोग जो हैं वो देखें मिजरी कैसी होती है डाउन ट्रोडन की, और फिर काम करें उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, खास तौर से जो प्रैक्टिकल वेदांतिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अपना अप्लाई करके। इनका जो जोर था वो पर्सनल सेल्वेशन पे ही नहीं था बल्कि सोशल गुड और रिफॉर्म पर भी था। 1897 में इन्होंने राधा कृष्ण मिशन की शुरुआत करी। विवेकानंद बहुत बड़े ह्यूमैनिस्ट थे और इन्होंने रामकृष्ण मिशन का इस्तेमाल किया ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ और सोशल वर्क के लिए। ये हमेशा वकालत करते रहे जो डॉक्ट्रिन्स है सर्विस की, यानी कि सर्विस ऑफ ऑल बीइंग्स। इनके अनुसार सर्विस जो जीव की है, लिविंग ऑब्जेक्ट की, वो वर्शिप है शिवा की। लाइफ अपने आप में एक रिलीजन है। हम सर्विस से जो है एक तरीके से जो डिवाइन है वो हमारे खुद के अंदर ही एग्जिस्ट करने लगेंगे। टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करें पर सर्विस ऑफ मैनकाइंड के लिए। इसके बाद से जो मिशन था वो कई सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज चला रहा था। ये लोग ऑफर करते हैं हेल्प खास तौर से उन लोगों को जो नेचुरल कैलामिटी से प्रभावित होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, फैमिन, फ्लड, एपिडेमिक्स। तो धीरे धीरे ये जो मिशन है ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डेवलप हो गया था। ये एक बहुत ही डीपली रिलीजियस बॉडी थी पर प्रोलिसराइडिंग बॉडी जो है नहीं थी। इसने कभी भी अपने आप को कंसीडर नहीं किया सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म के तौर पर, और शायद यही एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन था इसकी सक्सेस का। मिशन जो है वो पहचानता है यूटिलिटी और वैल्यू जो इमेज वर्शिप की है, खास तौर से डेवलप करने में स्पिरिचुअल फर्वर को, और वर्शिप एटर्नल गॉड की, जबकि ये जोर देता है एसेंशियल स्पिरिट पे, ना कि जो सिंबल्स और रिचुअल्स हैं उन पर। ये विश्वास रखते हैं फिलॉसफी में वेदांता की, कि इनको विश्वास है कि वेदांता की जो फिलॉसफी है वो क्रिश्चियन को बेटर क्रिश्चियन और हिंदू को
बेटर हिंदू बना सकती है। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जो है वो खरीदा बेलूर में, और फाइनली उन्होंने रामकृष्ण मठ को वहां शिफ्ट कर दिया और रजिस्टर करा दिया। जो मोनेस्टिक ऑर्डर है वो उसके लिए वो सब जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ओपन है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, क्रीड से रिलेटेड हो। दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज, ये जो आर्य समाज मूवमेंट था ये एक तरीके से कह सकते हैं फॉर्म में तो रिवाइवलिस्ट था पर कंटेंट में नहीं था, क्योंकि ये एक तरह से रिजल्ट था जो रिएक्शन था वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस का, उसके कारण। दयानंद सरस्वती या इनका नाम मूल शंकर भी था, 1824 से 1883 तक इनकी पैदाइश हुई थी। ये फाउंडर थे दयानंद सरस्वती आर्य समाज के, और इन्होंने जो है ओल्ड मोरवी स्टेट गुजरात के अंदर जन्म लिया था, ब्राह्मण फैमिली के अंदर। कम से कम 15 साल तक ये जो है सन्यासी की तरह घूमते रहे ताकि ये सच्चाई को पा सके, ये सच्चाई की खोज में। 1845 से 60 तक सबसे पहला आर्य समाज यूनिट जो है वो सेटअप हुआ बॉम्बे में 1875 में, और फिर बाद में जो हेडक्वार्टर्स थे समाज के वो जो है एस्टैब्लिश कर दिए गए लाहौर में। दयानंद की जो भी विचार थे उनको पब्लिश किया गया सत्यार्थ प्रकाश में, द ट्रू एक्सप्लोजिशन। इनका जो विजन था इंडिया को लेकर उसमें जो है ये सबको शामिल कर रहे थे। ऐसी एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, एक यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए रिलीजियस, सोशल और नेशनल आधार पर, और साथ ही साथ इंडिया जो है फ्री होना चाहिए फॉरेन रूल से। इसके अलावा आर्यन रिलीजन जो है ये कॉमन रिलीजन होना चाहिए सबके लिए। इन्होंने इंस्पिरेशन ली वेदास से और मानते थे कि इन जो वेदास हैं ये इंडियाज रॉक ऑफ एजेस हैं, जो इनफॉलिएबल है, कभी उनमें चेंज नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ ओरिजिनल सीड्स माने जाते हैं हिंदुइज्म के। इन्होंने जो नारा भी दिया बैक टू द वेदास। अब ये जो इनका नारा था बैक टू द वेदास, ये एक तरीके से इनका कॉल था कि रिवाइवल होना चाहिए वैदिक लर्निंग और वैदिक प्योरिटी की, जो रिलीजन की है उसकी, ना कि वैदिक टाइम का रिवाइवल होना चाहिए। इन्होंने मॉडर्निटी को एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ पैट्रियोटिक एटीट्यूड भी दिखाया नेचुरल प्रॉब्लम्स के। दयानंद ने जो है अपनी एजुकेशन रिसीव करी थी वेदांता के ऊपर ब्लाइंड टीचर स्वामी विराजानंद से, जो कि मथुरा में थे। अब इनका जो है जहाँ एक तरफ जोर जो दे रहे थे ये वैदिक अथॉरिटी पे, साथ ही साथ इन्होंने जो है एक और स्ट्रेस किया कि इम्पोर्टेंस जो है एक इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन को लेकर जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उनके ऊपर, और ये कहा कि हर इंसान का हक है कि वो जो है भगवान तक पहुंच सके। बाद के जो लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स थे जैसे पुराण वगैरह उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, और साथ ही साथ जो इग्नोरेंट प्रीस्ट हैं उनको भी, क्योंकि वो जो है हिंदुइज्म को एक तरीके से खराब कर रहे थे, मतलब वो बदलने की कोशिश कर रहे थे गलत तरीके से। परवर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को बदलना पर गलत तरीके से। दयानंद ने बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया जो एस्केपिस्ट हिंदू बिलीफ था माया के अंदर, यानी इल्यूजन के अंदर, कि ये जो है रनिंग थीम है सारी फिजिकल एग्जिस्टेंस का, और जो एम है ह्यूमन लाइफ का वो ये है कि उसे मोक्ष पाना है इस जो इविल दुनिया है इससे बच के, ताकि वो जो है भगवान के साथ जाकर मिल सके। तो इन्होंने कहा इसकी जगह इन्होंने वकालत करी कि जो गॉड, सोल और मैटर है ये तीनों अलग हैं और एटर्नल एंटिटी। हर एक इंडिविजुअल को वर्क करना चाहिए अपने खुद के सेल्वेशन के लिए, पर एटर्नल प्रिंसिपल्स और ह्यूमन कंडक्ट को गवर्निंग करने वाले जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पे। इन्होंने जो उस टाइम का एक पॉपुलर बिलीफ चल रहा था कि हर इंडिविजुअल का जो योगदान है या उसे जो मिलता है वापस समाज से, वो उसकी नियति के अनुसार ही उसे मिलता है। दयानंद बिलीव करते थे कर्म की थ्योरी में और पुनर्जन्म की। उनका ये मानना था कि अगर अच्छे कर्म करो तो वो दूसरों के लिए करो, ना कि खुद के लिए। दयानंद ने अटैक भी किया जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी, जैसे कि कास्ट रिजिडिटी, अनटचेबिलिटी, आइडोलेट्री, पॉलीथेइज्म, ये बिलीव इन मैजिक और चार्म्स, एनिमल सेक्रीफाइस जो टैबू थे सी वॉयज को लेकर, या फीडिंग द डेड थ्रू श्रद्धा। इन्होंने सब्सक्राइब किया जो वैदिक नोशन था चतुर्वर्ण सिस्टम का, जिसमें कि इंसान की पहचान जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के तौर पे होती। तो इन्होंने कहा कि जो वैदिक नोशन है चतुर्वर्ण सिस्टम का, उसमें जो है इंसान की जो पहचान इस तरीके से हो रही है वो बर्थ के आधार पर नहीं
बल्कि क्या वो काम करता है, क्या मेरिट है इंसान की, उसके आधार पर होनी चाहिए। आर्य समाज ने ही जो है फिक्स करी जो मिनिमम मैरिजेबल एज होती है वो 25 ईयर्स बॉयज के लिए और 16 ईयर्स गर्ल्स के लिए। स्वामी दयानंद ने जो है हिंदू रेस को के बारे में विलाप करते हुए कहा, चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन। अब 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या थे आर्य समाज के, कि गॉड जो है वो प्राइमरी सोर्स है ट्रू नॉलेज का। गॉड एक पूरा ट्रुथ, पूरी नॉलेज और ऑलमाइटी इमॉर्टल क्रिएटर यूनिवर्स के सिर्फ अकेले यही है जो वर्शिप के काबिल है। वेदास जो है वो बुक है ट्रू नॉलेज की। आर्यास को जो है या उनको रेडी होना चाहिए कि वो ट्रुथ को एक्सेप्ट करें और जो गलत है या जो झूठ है उसे छोड़ दें। धर्म जो भी कंसीडर करे राइट या रॉन्ग, उसको जो है वो बेसिकली आधार होना चाहिए जो भी एक्शंस है उनका। वर्ल्ड की वेल बीइंग को प्रमोट करना चाहिए मटेरियल, स्पिरिचुअल और सोशल सेंस में। हर एक को ट्रीट करना चाहिए लव और जस्टिस के साथ। इग्नोरेंस को छोड़ना चाहिए और नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। हमारी जो खुद की प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है दूसरे जब ऊपर बढ़ेंगे तब। जो सोशल वेलबींग है उसे आगे रखना चाहिए या ऊपर रखना चाहिए इंडिविजुअल की वेलबींग। इनके जो सोशल आइडियाल्स थे उसमें जो आते हैं फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, एब्सोल्यूट जस्टिस, फेयर प्ले होना चाहिए मैन और मैन के बीच में, नेशन एंड नेशन के बीच में, इंटरकास्ट मैरिज और विडोज जो रीमैरिज होती है उनको भी इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया। दयानंद जो है और भी रिफॉर्मर्स से मिले जो उनके टाइम के केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राणा डे, देशमुख। यही आर्य समाज जो है जाना जाता है अपनी सोशल सर्विस के लिए। जिस टाइम पे कैलामिटीज होती हैं, अर्थक्वेक है, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, और ये इनिशिएटिव भी लेता है एजुकेशन को प्रमोट करने में। जब दयानंद की डेथ हो गई 1883 में, तो अब जो समाज था, वर्क जो समाज का था, वो इलिस्ट्रियस मेंबर्स के द्वारा जो है आगे बढ़ाया जा रहा था। एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड थी समाज की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी डीएवी कॉलेज जो है वो सेटअप हुआ लाहौर में 1886 में। लेकिन जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है दो ग्रुप्स के बीच में, खास तौर से डीएवी कॉलेज की करिकुलम को लेकर समाज के, उसके कारण जो है एक ग्रुप जो है वो कॉलेज पार्टी कहलाया, उसको कल्चरल पार्टी भी कहते थे। इसमें जो लोग थे वो थे लाला हंसराज, लाला लालचंद, लाला लाजपत राय, और दूसरा था महात्मा पार्टी गुरुकुल। इसमें थे गुरुदत्त विद्यार्थी, लाला मुंशीराम, स्वामी श्रद्धानंद। ये जो लाला मुंशीराम थे यही जो है स्वामी श्रद्धानंद कहलाए। जहां कॉलेज पार्टी जो है वो फेवर कर रही थी गवर्नमेंट के करिकुलम और इंग्लिश एजुकेशन को, ताकि इकोनॉमिक और प्रोफेशनल नीड्स को पूरा किया जा सके, वहीं महात्मा पार्टी जो है चाहती थी कि इंट्रोड्यूस की जाए जो स्टडी है संस्कृत की और वैदिक फिलॉसफी की, वो भी ट्रेडिशन जो एंशिएंट गुरुकुल का था उसके तरीके से। बाद में एक मुद्दा जो वेजिटेरियनिज्म का था वो भी एक मतभेद का कारण बना। अब कॉलेज पार्टी को कुछ नहीं था उसके अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियनिज्म। उनका ये मानना था कि डाइट जो है वो इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है और ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है जो प्रिंसिपल्स है समाज के उसमें। जबकि महात्मा पार्टी जो है वो फेवर कर रही थी कि सारे आर्यंस जो है वो वेजिटेरियन होने चाहिए, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस। और इसी शायद कारण से जो एंड में आते आते आर्य समाज जो है स्प्लिट हो गया 1893 में इन मुद्दों के कारण। अब जो कॉलेज पार्टी थी उसका तो कंट्रोल रहा डीएवी स्कूल और कॉलेज पर, जबकि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब और मेजॉरिटी जो लोकल आर्य समाज ब्रांचेस की थी वो महात्मा पार्टी के पास आ गई। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल को ओपन किया 1900 में गुजरनवाला, जो कि वेस्ट पंजाब में था, आज की डेट में वो पाकिस्तान में है। 1902 में गुरुकुल जो है वो मूव कर दिया गया कांगड़ी में, जो कि हरिद्वार के पास है, इसीलिए इसे गुरुकुल कांगड़ी कहते हैं। अब मेन एम क्या गुरुकुल का था कि एक स्वदेशी ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करें जो लॉर्ड मैकेले की एजुकेशन पॉलिसी है उसके लिए, और ऐसे में वो ऑफर कर रहे थे एजुकेशन जैसे एरियाज है वैदिक लिटरेचर, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन कल्चर या फिर मॉडर्न साइंस और रिसर्च के ऊपर। गुरुकुल जो है वो बिलीव करते थे कंप्लीट सोशल रिफॉर्म में। इन्होंने जो है कन्या महाविद्यालय की शुरुआत करी जालंधर में 1896 में, और इन्होंने साथ ही साथ जो एजुकेशन है विडोज की उसको भी स्पॉन्सर किया। आर्य समाज जो है
वो दे पा रहा था सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस हिंदूज को, ताकि ये जो एक सुपीरियरिटी की मिथ थी वाइट्स और वेस्टर्न कल्चर की, उसको कम किया जा सके। अपने हिंदू सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑनस्लॉट था क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का, इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया और दोबारा से इस मूवमेंट के थ्रू जो रिकन्वर्ट करा हिंदूज को, जो कि कन्वर्ट हो चुके थे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। लेकिन इनके इस एग्रेसिव कैंपेन से जो शुद्धि का था, उससे कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया 1920s में सोशल लाइफ के अंदर। लेकिन उनको फिर धीरे धीरे कम किया गया, ठंडा किया गया जो कम्युनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है उसके थ्रू। जो शुद्धि मूवमेंट है, इसने मेनली कोशिश करी अपलिफ्ट करें अनटचेबल्स को, जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे या जो कास्ट सिस्टम के बाहर थे हिंदूज के, इनको जो है प्योर कास्ट हिंदू बनाने की कोशिश की। दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज, ये जो दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज, ये कहने को, ये जो आर्य समाज रिवाइवलिस्ट तो था, ये कहने को रिफॉर्म तो चाहता, रिवाइवलिस्ट तो था, रिवाइवलिस्ट मतलब रिफॉर्म तो चाहता था ना कि, पर रिवाइवलिस्ट था ये क्योंकि फॉर्म में, ये जो है ना कि कंटेंट से रिजल्ट किस चीज का था, जो ये जो है एक तरीके से रिजल्ट किस चीज का था, जो रिएक्शन था वेस्टर्न। दयानंद सरस्वती जो उसका ये रिजल्ट फाउंडर थे। दयानंद सरस्वती जो है, इनको जो है ये मेन फाउंडर मूल शंकर आर्य समाज के, इनको जो है इनका नाम मूल शंकर 1824 इनका जन्म जो है 18 हुआ था एक सुविधा पुरानी, इनका जन्म जो है वो हुआ था एक, और वो पुरानी मौर्य स्टेट गुजरात सन्यासी के तौर पर, और वो भी ब्राह्मण फैमिली तक घूमते रहे। ये सन्यासी के तौर पर 15 साल तक घूमते रहे, खासतौर से 45 से तो जो सबसे पहली खासतौर से सच्चाई की खोज में, ये जो सबसे पहली आर्य समाज यूनिट 1870 ये इन्होंने सेटअप करी, और बाद में बॉम्बे में हेडक्वार्टर्स जो है इसके समाज के, और बाद में हेडक्वार्टर्स जो है इसके समाज के जो भी एस्टैब्लिश किए लाहौर, इनको पब्लिश किया गया। दयानंद के जो भी विचार सत्याग्रह को पब्लिश किया गया है, द ट्रू फेमस वर्क सत्याग्रह का जो विजन था इंडिया को, द ट्रू एक्सपोज, वो चाहते थे, अब इनका जो विजन था इंडिया को कास्टलेस, वो चाहते थे क्लासलेस इंडिया हो, कास्टलेस रिलीजियस सोशल और नेशनल, यूनाइटेड इंडिया हो, इंडिया जिसमें रिलीजियस सोशल और नेशनल तौर, और एक इंडिया फ्री हो फॉरेन हो से, और जो है आर्यन रिलीजन जो कॉमन रिलीजन हो, वेदास, इन्होंने जो है इंस्पिरेशन मेनली इंडिया वेदास ऑफ एजेस, और उसको माना इंडियाज रॉक ओरिजिनल सीड ऑफ हिंदुइज्म, द इनफॉलिबल एंड द कभी फेल नहीं ओरिजिनल सीड ऑफ हिंदुइज्म। इन्होंने इनफॉलिबल मतलब जो कभी फेल नहीं, बैक टू द वेदास, इन्होंने स्लोगन भी दिया बैक टू द वेदास। वो एक तरीके ये जो इनका स्लोगन था बैक टू द वेदास, जो रिवाइवल होना चाहिए वेदिक लर्निंग का, वेदिक प्योरिटी का, जो रिवाइवल होना चाहिए वेदिक लर्निंग का, वेदिक प्योरिटी टाइम्स का, रिलीजन इन्होंने ना कि रिवाइवल वेदिक टाइम्स का, और साथ ही साथ मॉडर्निटी को एटीट्यूड जो है वो भी, और साथ ही साथ पैट्रियोटिक एक एटीट्यूड जो है वो भी डिस्प्ले किया नेशनल प्रॉब्लम, वो रिसीव करी थी। दयानंद ने जो एजुकेशन थी एक ब्लाइंड रिसीव करी थी, जिनका वेदांता पर स्वामी विराजनंद, जिनका नाम करते थे स्वामी विराजनंद। इन्होंने एम्फसाइज ये जो है वैदिक अथॉरिटी पे किया, इन्होंने एम्फसाइज वैसे जो है वैदिक अथॉरिटी पे स्ट्रेस किया, लेकिन साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंस है स्ट्रेस किया, जो डाला जो इम्पोर्टेंस है इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन की, हर एक पर्सन को अधिकार, और ये भी कहा कि हर एक पर्सन को अधिकार भी किया भगवान तक पहुंचने का। इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया जैसे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, साथ ही साथ जो जैसे कि पुराण थे, और कि वो जो साथ ही साथ रियलिटी जो है प्रीस्ट भाग रहे हैं, कि वो जो है हिंदुइज्म के नाम, रियलिटी से जो है भाग रहे हैं हिंदुइज्म के नाम। तो दयानंद ने वर्डिंग का मतलब होता है सच्चाई से बाहर क्रिटिसाइज किया। तो दयानंद ने जो बहुत ही स्ट्रांगली तौर पे क्रिटिसाइज किया जो एस्केपिस्ट हिंदू बिलीफ कि ये जो माया खास तौर से यही एक तरीके माया में रनिंग, ये जो माया है सारी यही एक तरीके से रनिंग थीम है इनका, सारी फिजिकल लाइफ का वो है, और कि मकसद है कि ह्यूमन लाइफ का वो है कि स्ट्रगल करो ताकि मोक्ष मिल सके, ताकि भगवान से इविल दुनिया से, इसको तो इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ताकि भगवान से मिल सके। लेकिन ऐसी क्या, इसको तो इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उसका समर्थन करते थे, लेकिन ऐसी क्या इन्होंने जो है समर्थन किया, उसका समर्थन करते थे सोल, इन्होंने जो है समर्थन किया है कि गॉड है सोल और एटर्नल एंटिटीज हैं,
ये जो अलग है हैं डिस्टिंक्ट हैं eternal और एटर्नल एंटिटीज एंटिटीज हैं, अलग हैं हर और इंडिविजुअल एटर्नल को वर्क एंटिटीज करना चाहिए और ताकि हर वो अपना इंडिविजुअल को salvation वर्क खुद हासिल करना कर सके। चाहिए ताकि वो इन अपना eternal principles सैल्वेशन खुद हासिल जो कि कर सके। ह्यूमन कंडक्ट को इन गवर्न करते एटर्नल हैं, प्रिंसिपल्स उनके बेसिस जो कि ह्यूमन कंडक्ट को इन्होंने गवर्न मेनली करते हैं जो उनके पहले का एक basis पॉपुलर बिलीफ चला आ रहा इन्होंने था, उस मेनली पर अटैक जो किया। पहले का एक हर पॉपुलर individual जो बिलीफ है, चला आ रहा वो था उस पर contribute अटैक करे, किया कि उसका हर इंडिविजुअल योगदान जो है है और वो वो चाहे कंट्रीब्यूट वापस करे, जा सकता है समाज उसका से, योगदान है जो और वो principles चाहे हैं, वापस जा नियति सकता है के समाज उनके से अनुसार। जो मतलब एक प्रिंसिपल्स हैं नियति के अनुसार नियति के समाज में उनके जो अनुसार इंसान है मतलब वो एक अपना नियति के योगदान अनुसार करता है, समाज में जो से इंसान वापस है जाता है। वो अपना योगदान दयानंद करता है जो है या believe समाज करते से थे, वापस जो जाता है। थ्योरी है दयानंद जो है बिलीव करते थे और जो थ्योरी reincarnation है की पुनर्जन्म कर्म की इस थ्योरी में और विश्वास रीइंकार्नेशन की पर पुनर्जन्म उनका ये भी कहना था इस थ्योरी में जो विश्वास अच्छे काम है पर वो उनका ये पहले भी कहना था दूसरों की जो भलाई के लिए अच्छे होने काम चाहिए, है ना वो कि पहले खुद के लिए। दूसरों की भलाई के इन्होंने लिए जो होने है चाहिए अटैक ना किया कि खुद जो के लिए। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी इन्होंने जो है जैसे अटैक किया कास्ट जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है अनटचेबिलिटी, जैसे कि Idolatry, कास्ट रिजिडिटीज मूर्ति पूजन, अनटचेबिलिटी पॉलीथेइज्म, आइडोलेट्री एक से ज्यादा मूर्ति भगवान की पूजन, पूजा, बिलीफ इन मैजिक, पॉलीथेइज्म एक से ज्यादा भगवान की magic पूजा बिलीफ इन charms मैजिक होते हैं, चार्म्स एनिमल magic सैक्रिफाइसेस, charms टैबू होते सी हैं, वॉयज, एनिमल सैक्रिफाइसेस थ्रू श्रद्धा। टैबू ऑन सी इन्होंने वॉयज जो है मेनली या फीडिंग द डेड थ्रू श्रद्धा उसके ऊपर इन्होंने जो है हमला मेनली बोला। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी दयानंद ने जो जो थी है उसके इन्होंने ऊपर subscribe हमला किया, बोला। जो दयानंद ने वैदिक जो notion है था, इन्होंने यानी सब्सक्राइब वैदिक किया सिद्धांत होता, जो वैदिक नोशन चतुर्वर्ण था सिस्टम का, यानी वैदिक जिसमें सिद्धांत जो था एक इंसान चतुर्वर्ण उसकी सिस्टम का, पहचान होती जिसमें है एक ब्राह्मण, इंसान है क्षत्रिय, उसकी पहचान होती वैश्य है और ब्राह्मण, शूद्र के तौर पर, क्षत्रिय नॉट बाय वैश्य बर्थ और शूद्र बल्कि के तौर जो पर ऑक्यूपेशन नॉट है बाय या बर्थ मेरिट है बल्कि जो इंसान की उसके आधार पर। ऑक्यूपेशन है इन्होंने या आर्य मेरिट है समाज ने इंसान की जो उसके आधार मिनिमम पर। मैरिज इन्होंने आर्य समाज ने वो फिक्स जो करी मिनिमम 25 मैरिजल एज years बॉयज के वो लिए फिक्स करी और 25 years इयर्स बॉयज girls के की। लिए इन्होंने जो और है विलाप भी 16 करा years हिंदू रेस गर्ल्स का, की द चिल्ड्रन इन्होंने जो है विलाप भी करा स्वामी दयानंद। हिंदू रेस का बच्चों के चिल्ड्रन ऑफ बच्चे। चिल्ड्रन अब देखते स्वामी हैं दयानंद। 10 गाइडिंग बच्चों प्रिंसिपल्स के आर्य समाज के बच्चे। कौन से हैं। अब देखते हैं कि सबसे 10 पहला गाइडिंग है, प्रिंसिपल्स गॉड आर्य जो समाज है के वो कौन से प्राइमरी सोर्स है ट्रू नॉलेज। सबसे पहला है गॉड ही गॉड जो है वो प्राइमरी सोर्स है ट्रू ऑल नॉलेज का। ट्रुथ, गॉड all ही जो है knowledge, वो almighty, एज ऑल immortal, ऑल creator of नॉलेज universe, ऑलमाइटी ये ही अकेले इमॉर्टल काबिल क्रिएटर हैं ऑफ worship यूनिवर्स के लिए, यानी ये ही worthy of अकेले जो हैं worship। काबिल हैं जो वर्शिप के लिए, वेदास worthy हैं of ये बुक्स हैं worship। ट्रू नॉलेज। जो वेदास आर्य जो हैं हैं, ये बुक्स उन्हें हैं हमेशा ट्रू नॉलेज। रेडी रहना आर्य जो चाहिए हैं accept उन्हें करने के हमेशा लिए truth रेडी रहना चाहिए और एक्सेप्ट करने के लिए अनट्रुथ है उसको और छोड़ देना जो चाहिए। झूठ है यानी धर्म अनट्रुथ है कि उसको guiding छोड़ देना principle चाहिए। होता है या धर्म कहना चाहिए जो कि क्या सही है, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या गलत होता है या कहना ये जो चाहिए है guiding क्या principle सही होना है चाहिए क्या सारे गलत है। actions का। ये जो है Main गाइडिंग aim प्रिंसिपल जो होना समाज चाहिए का था सारे वो था एक्शन कि प्रमोट करे मेन वेलबींग, एम जो समाज का वर्ल्ड था की वो था कि प्रमोट करे वेलबींग वर्ल्ड की मटेरियल स्पिरिचुअल और सोशल सेंस और जस्टिस के साथ। हर एक को ट्रीट करना Ignorance को चाहिए जो है लव खत्म और करना जस्टिस के चाहिए साथ और Ignorance knowledge को को जो बढ़ाना है चाहिए, खत्म करना मतलब एक चाहिए तरह ignorance और छोड़ दो नॉलेज को और बढ़ाना चाहिए। नॉलेज को मतलब एक तरह से इग्नोरेंस अपनी छोड़ दो खुद की प्रोग्रेस और जो है वो डिपेंड नॉलेज को करती है बढ़ाओ कि अपनी जो खुद की प्रोग्रेस जो upliftment है वो होगा डिपेंड करती है सबका औरों कि का जो उससे हमारी खुद की अपलिफ्टमेंट progress होगा उस पर निर्भर करती है। सबका औरों का और उससे एक तरह हमारी से जो खुद की समाज प्रोग्रेस उस पर निर्भर वेल करती बीइंग है है। और एक तरह से जो समाज वेल बीइंग है मानवता वेल की, बीइंग है उसे उसे अपनी अपनी इंडिविजुअल सामाजिक की जो वेल बीइंग से वेल बीइंग है ऊपर मानवता की जो उसे आर्य अपनी समाज इंडिविजुअल के की वेल बीइंग से सोशल ऊपर रखना। आइडियल्स थे, जो उसमें आर्य क्या क्या समाज आता के था? सोशल Fatherhood of God आइडियल्स and उसमें क्या brotherhood क्या of आता man. था फादरहुड दूसरा ऑफ गॉड इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन एब्सोल्यूट दूसरा जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस फेयर प्ले एब्सोल्यूट जस्टिस मैन इसके अलावा फेयर प्ले नेशन, बिटवीन साथ ही साथ मैन एंड मैन इंटरकास्ट नेशन एंड नेशन और साथ ही साथ remarriage and इंटरकास्ट मैरिज है उनको एनकरेज और रीमैरिज रीमैरिज है जो विडोज हैं उनको एनकरेज और भी बहुत सारे दयान के reformers साथ थे जो जो उनसे हैं मिले थे। और उन्हीं भी के बहुत समय सारे रिफॉर्मर्स थे जो उनसे मिले चंद्र सेन, उन्हीं के ईश्वर समय चंद्र थे विद्यासागर, इसमें थे केशव चंद्र रानडे, सेन देशमुख ईश्वर चंद्र और भी बहुत सारे विद्यासागर थे। आर्य समाज रानडे जो मेनली देशमुख जाना जाता है और भी बहुत वो सारे उसकी आर्य समाज social जो service मेनली की। जाना जाता है जब भी वो उसकी कैलेमिटीज सोशल होती है, सर्विस की जैसे कि जब भी earthquake आ गया, कैलेमिटीज होती भूकंप, है
या जैसे कि अकाल पड़ earthquake आ गया गया, या भूकंप, बाढ़ आ गई, उस या टाइम पे अकाल जो पड़ social गया service होती या है, बाढ़ आ वो गई, इन लोगों उस के टाइम द्वारा पे किया जाता जो है। सोशल और साथ सर्विस ही साथ होती ये है लोग जो है वो इन लोगों के initiative द्वारा लेते हैं किया promote जाता करने है। में और साथ ही साथ ये लोग जो जब है दयानंद जो थे, इनिशिएटिव इनकी लेते हैं death प्रमोट हुई, करने में एजुकेशन। 1883 जब दयानंद जो अब थे जो इनकी है डेथ हो गई समाज का काम जो था 1883 में, उसको आगे अब बढ़ाने जो का है काम था समाज का काम जो illustrious था members का। उसको आगे बढ़ाने का काम था एंग्लो इलस्ट्रियस वैदिक कॉलेज, कॉलेज का। DAV, दयानंद इसको एस्टैब्लिश एंग्लो किया गया था वैदिक लाहौर कॉलेज में, DAV 1886 इसको एस्टैब्लिश किया गया था लेकिन लाहौर में। कहीं ना कहीं एक जो 1886 डिफरेंस ऑफ लेकिन ओपिनियन होता है कहीं ना वो कहीं एक खड़ा जो हुआ डिफरेंस ऑफ दो ग्रुप्स के ओपिनियन बीच होता में, है, खास तौर वो से खड़ा हुआ करिकुलम को लेकर दो ग्रुप्स के बीच जो में। डीएवी खास तौर से करिकुलम को लेकर जो डीएवी कॉलेज था उसके दो उसे ग्रुप बुलाया जो गया समाज के। कॉलेज पार्टी, एक ग्रुप जो है कुछ कहते हैं उसे कल्चर बुलाया गया और कॉलेज पार्टी, इनके जो लीडर्स कुछ थे कहते हैं कल्चर वो थे पार्टी। लाला और हंसराज, इनके जो लीडर्स लाला थे लालचंद, वो थे लाला लाला लाजपत राय हंसराज, और लाला दूसरी जो लालचंद, थी लाला वो लाजपत थी राय, महात्मा और पार्टी। दूसरी जो बाद में थी ये वो गुरुकुल थी पार्टी बन गई। महात्मा इसको जो पार्टी। लीड कर रहे थे बाद वो में थे ये गुरुकुल गुरुदत्त पार्टी विद्यार्थी, इसको जो लीड लाला कर रहे थे मुंशीराम, वो थे बाद में गुरुदत्त यही विद्यार्थी, जो मुंशीराम थे, लाला मुंशीराम, इनका नाम हो गया था बाद स्वामी में श्रद्धानंद। यही जो मुंशीराम अब थे जहाँ इनका नाम एक हो गया था तरफ स्वामी जो कॉलेज श्रद्धानंद। पार्टी थी अब वो फेवर कर रही थी जहाँ गवर्नमेंट एक तरफ एजुकेशन जो का, कॉलेज पहले पार्टी तो उनने वो गवर्नमेंट फेवर कर रही थी गवर्नमेंट एजुकेशन एजुकेशन और का, इंग्लिश पहले तो उनने गवर्नमेंट करिकुलम का फेवर किया इकोनॉमिक और इंग्लिश एजुकेशन का, ताकि जा सके। जो इकोनॉमिक और प्रोफेशनल नीड्स है दूसरी उनको तरफ जो महात्मा पूरा किया पार्टी जा थी, सके। ये इंटरेस्ट जबकि दूसरी तरफ जो महात्मा पार्टी थी ये इंटरेस्टेड थी कि इंट्रोड्यूस किया जाए स्टडी ऑफ संस्कृत और वैदिक फिलॉसफी उसके हिसाब से जो ट्रेडिशन है एशियन गुरुकुल्स का मुद्दा उसके हिसाब से। वेजिटेरियन बाद में जो है एक मुद्दा जो था ये भी वेजिटेरियनिज्म का बन गया। शाकाहारी अब होना, कॉलेज पार्टी ये भी जो है कंटेंशन का कुछ लेना नहीं था। अब कॉलेज पार्टी जो थी उसको कुछ लेना नहीं था, वो अगेंस्ट नहीं थी नॉन वेजिटेरियन है, वो एक ये पर्सनल क्लेम करते हुए और डाइट के बारे में वो एक पर्सनल चॉइस कोई भी मेंशन और नहीं किया गया है। इसके बारे में प्रिंसिपल्स जो है समाज कोई भी के उसमें, मेंशन नहीं किया गया है, वही जो है प्रिंसिपल्स हैं महात्मा समाज पार्टी, के उसमें ये वही फेवर जो में है थी महात्मा कि पार्टी सारे आर्यास जो ये हैं, उस फेवर में थी वेजिटेरियन हो। कि सारे आर्यास जो हैं आर्य समाज जो है वेजिटेरियन हो। वो डिवाइड अल्टीमेटली ये कहना चाहिए आर्य समाज जो है वो डिवाइड हो गया, में ये कहना चाहिए इन स्प्लिट मुद्दों हो गया लेकर। 1893 अब जो कॉलेज पार्टी थी इन मुद्दों उसका के जो कंट्रोल लेकर। था, अब जो ये कॉलेज पार्टी कॉलेज पे उसका जो कंट्रोल था बरकरार रहा। जब डीएवी स्कूल और कॉलेज आर्य पे प्रतिनिधि सभा वो बरकरार रहा, पंजाब में, जबकि और एक आर्य मेजॉरिटी प्रतिनिधि लोकल आर्य सभा समाज ब्रांचेस पंजाब में वो और जो एक है मेजॉरिटी महात्मा लोकल आर्य पार्टी समाज के पास ब्रांचेस आई। की स्वामी वो जो श्रद्धानंद है जो थे महात्मा इन्होंने पार्टी जो के है पास आई। गुरुकुल स्वामी खोला। श्रद्धानंद जो थे 1900 इन्होंने जो है गुजरनवाला गुरुकुल के खोला अंदर, जो कि वेस्ट 1900 पंजाब में है। गुजरनवाला अब के अंदर जो कि फिर वेस्ट पंजाब में। 1902 और अब पाकिस्तान में इस गुरुकुल को जो फिर है 1902 में इस गुरुकुल को जो है जो मूव कर दिया गया हरिद्वार के पास है, कांगड़ी, इसीलिए नाम पड़ा जो इसका कि हरिद्वार के गुरुकुल पास कांगड़ी। है। अब ये जो इसीलिए गुरुकुल नाम पड़ा था, इसका मेन पर्पस गुरुकुल क्या था? कांगड़ी। अब ये जो Provide करना, गुरुकुल था इनका जो main इसका मेन aim था पर्पस क्या कि था? वो प्रोवाइड करना, जो इनका जो मेन इंडिजिनस एम था अल्टरनेटिव कि होता वो है, प्रोवाइड education करें होती है, जो इंडिजिनस अल्टरनेटिव मतलब होता है एक या तरह से एजुकेशन स्वदेशी जो होता है उसको, जो भी विदेशी मतलब एक तरह से लॉर्ड स्वदेशी जो मैकेले है, एजुकेशन पॉलिसी जो भी उसके विदेशी against जो लॉर्ड है, मैकेले ये indigenous एजुकेशन alternative पॉलिसी थी provide करना उसके चाहते थे। अगेंस्ट जो है और ये इसके लिए इंडिजिनस चाहते अल्टरनेटिव थे प्रोवाइड जो करना चाहते थे। एजुकेशन है, इन्होंने ऑफर इसके लिए ये चाहते थे एजुकेशन जो एजुकेशन है वो वो होनी ऑफर चाहिए करा, एरियाज में एजुकेशन जो है वैदिक लिटरेचर के, वो होनी चाहिए इंडियन एरियाज में फिलॉसफी, वैदिक इंडियन लिटरेचर कल्चर के, और साथ ही इंडियन साथ मॉडर्न philosophy, साइंसेज एंड रिसर्च। इंडियन कल्चर गुरुकुल और मानता साथ ही था साथ मॉडर्न complete साइंस social रिफॉर्म में। गुरुकुल इन्होंने मानता जो था है कंप्लीट कन्या सोशल महाविद्यालय रिफॉर्म। इसकी शुरुआत इन्होंने जो करी है जालंधर में कन्या महाविद्यालय इसकी 1960 शुरुआत करी और जालंधर में। साथ ही साथ 1896 जो विडोज की एजुकेशन है और उसको भी साथ ही sponsor साथ किया। जो विडोज की जो आर्य एजुकेशन है समाज उसको था, भी स्पॉन्सर ये किया। चाहते थे कि जो आर्य समाज था और ये चाहते थे सेल्फ कि कॉन्फिडेंस सेल्फ रिस्पेक्ट हिंदूज को दिया जाए और ताकि सेल्फ जो कॉन्फिडेंस एक हिंदूज को myth दिया है, जाए, ताकि सुपीरियरिटीज की जो एक जो वाइट्स हैं या myth वेस्टर्न है, कल्चर है सुपीरियरिटीज उसको थोड़ा नीचा किया जा जो सके। वाइट्स हैं या ये वेस्टर्न जो कल्चर है है उसको थोड़ा हिंदू नीचा किया सोसाइटी जा को सके। बचाना चाहते ये थे। जो है जो हिंदू ऑनस्लॉट हो रहा था सोसाइटी क्रिश्चियनिटी को और बचाना इस्लाम चाहते का। थे, और जो इसीलिए ऑनस्लॉट इन्होंने हो रहा जो था है क्रिश्चियनिटी और start इस्लाम किया का।
शुद्धि और movement, इसीलिए इन्होंने जो है ताकि स्टार्ट दोबारा किया से रिकन्वर्ट शुद्धि किया जा movement, सके ताकि हिंदू फोल्ड दोबारा से जो भी रिकन्वर्ट क्रिश्चियनिटी किया या जा इस्लाम सके में चले गए हैं। हिंदू फोल्ड पे इनका जो भी ये जो क्रिश्चियनिटी शुद्धि या movement इस्लाम में था, चले गए हैं। इसकी अब वजह से इनका उनका ये जो ये जो campaign शुद्धि था, मूवमेंट था, उससे कम्युनलिज्म इसकी वजह से उनका ये जो कैंपेन था, उससे 1920s कम्युनलिज्म के जो दौरान। है वो बहुत ज्यादा बढ़ बाद गया में 1920s के दौरान, जो पर पॉलिटिकल फिर बाद में कॉन्शियसनेस थी ठंडा पड़ उसके गया, कारण जो communal पॉलिटिकल political कॉन्शियसनेस थी उसके अब कारण, ये जो शुद्धि कम्युनल movement पॉलिटिकल था, कॉन्शियसनेस, इसका एक पर्पस और अब था, ये जो शुद्धि uplift मूवमेंट किया था, जाए जो इसका एक पर्पस और untouchables था, हैं या अपलिफ्ट किया जो जाए हिंदूज जो के कास्ट सिस्टम से अनटचेबल्स बाहर हैं हैं, या और उनको जो जो है प्योर हिंदूज के कास्ट सिस्टम से बाहर बनाया हैं, जाए। और उनको जो है प्योर दयानंद कास्ट सरस्वती हिंदूज and बनाया आर्य जाए। समाज, ये जो आर्य क्या? समाज मूवमेंट दयानंद सरस्वती एंड आर्य, ये जो आर्य समाज मूवमेंट था, ये एक तरीके से कह सकते हैं क्योंकि फॉर्म में तो रिवाइवलिस्ट था, पर कंटेंट में नहीं था, क्योंकि ये एक तरह से रिजल्ट था जो रिएक्शन था वेस्टर्न इनका नाम इन्फ्लुएंसेस का, मूल उसके शंकर कारण। था। दयानंद सरस्वती या इनका नाम मूल शंकर था, ये 1824 से 1883 आर्य समाज के, इनकी पैदाइश और हुई थी, ये इन्होंने फाउंडर थे जो है दयानंद सरस्वती आर्य समाज के। स्टेट और गुजरात के इन्होंने अंदर जो जन्म है लिया था ब्राह्मण फैमिली, ओल्ड मोरबी कम से स्टेट कम 15 गुजरात साल के अंदर तक ये जन्म जो है लिया था सन्यासी की ब्राह्मण तरह फैमिली, घूमते रहे, कम से कम 15 साल तक सच्चाई ये जो को है पा सके, सन्यासी ये की सच्चाई तरह की घूमते खोज रहे में। ताकि 1845 ये से सच्चाई को पा सके, ये सबसे सच्चाई पहला की खोज आर्य में। समाज यूनिट 1845 से 60 बॉम्बे में 1875 सबसे पहला आर्य समाज यूनिट जो है बाद वो में सेटअप हुआ हेडक्वार्टर्स थे बॉम्बे में समाज के, वो जो 1875 है एस्टैब्लिश कर दिए और फिर गए बाद में लाहौर। जो हेडक्वार्टर्स थे दयानंद समाज की जो भी के, विचार वो थे, जो है उनको एस्टैब्लिश publish कर किया दिए गया गए लाहौर प्रकाश में। में। दयानंद की जो भी विचार थे उनको Exposition। पब्लिश किया गया सत्यार्थ प्रकाश में। इनका जो The विजन True था इंडिया को Exposition। लेकर, उसमें जो है ये इनका सबको जो शामिल कर विजन रहे था थे। इंडिया को ऐसी एक लेकर, उसमें जो है ये classless सबको society शामिल कर होनी रहे थे। चाहिए। ऐसी एक क्लासलेस और इंडिया कास्टलेस होना चाहिए, सोसाइटी होनी रिलीजियस, चाहिए, सोशल एक और नेशनल आधार यूनाइटेड इंडिया और होना साथ ही चाहिए, साथ रिलीजियस, इंडिया जो है सोशल और free नेशनल होना आधार चाहिए, पर, foreign और rules। साथ ही साथ इंडिया जो इसके है अलावा फ्री आर्यन होना चाहिए, रिलीजन जो है फॉरेन ये रूल्स। कॉमन रिलीजन होना इसके चाहिए अलावा सबके। आर्यन रिलीजन इन्होंने जो है inspiration ये ली कॉमन वेदास से रिलीजन होना और चाहिए मानते सबके। थे कि इन्होंने जो वेदास इंस्पिरेशन हैं, ली ये वेदास इंडियाज से rock और of मानते ages थे कि इन जो जो वेदास हैं infallible है, ये कभी इंडिया change रॉक नहीं ऑफ किया जा एजेस, सकता, जो और साथ ही इनफॉलिएबल साथ है, कभी भी original चेंज नहीं seeds किया जा माने जाते सकता, हैं हिंदू और में। साथ ही इन्होंने साथ नारा भी दिया, ओरिजिनल सीड्स back माने to जाते the हैं Vedas। हिंदुइज्म। अब ये इन्होंने जो जो इनका नारा भी back दिया, to the Vedas, बैक टू द ये एक वेदास। तरीके से इनका अब ये जो call इनका था नारा था कि बैक टू द revival होना वेदास, चाहिए, वैदिक ये एक learning और तरीके से वैदिक इनका purity कॉल की, था जो कि religion रिवाइवल की है होना चाहिए वैदिक लर्निंग ना और कि वैदिक वैदिक टाइम का जो revival रिलीजन की है उसकी, इन्होंने ना कि modernity को वैदिक accept टाइम का किया और रिवाइवल। साथ ही साथ पैट्रियोटिक इन्होंने मॉडर्निटी को एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ पैट्रियोटिक एटीट्यूड भी दिखाया नेचुरल वेदांता प्रॉब्लम्स। के ऊपर। दयानंद ने जो है Blind अपनी teacher एजुकेशन स्वामी रिसीव विराजानंद करी से थी जो कि वेदांता मथुरा के में। ऊपर। अब ब्लाइंड इनका टीचर जो है, स्वामी जहाँ विराजानंद से एक जो तरफ कि जोर मथुरा जो दे रहे थे ये अब वैदिक अथॉरिटी इनका जो है साथ ही जहाँ साथ इन्होंने इन्होंने जो जोर है जो दे रहे थे ये वैदिक अथॉरिटी पे, stress किया साथ ही साथ इन्होंने जो है इम्पोर्टेंस जो है एक और इंडिविजुअल स्ट्रेस किया इंटरप्रिटेशन को लेकर इम्पोर्टेंस जो है जो भी एक scriptures हैं, इंडिविजुअल की उनके ऊपर। इंटरप्रिटेशन को और ये लेकर कहा कि हर जो भी इंसान का स्क्रिप्चर्स हक हैं है कि उनके वो जो है ऊपर, और ये कहा भगवान कि तक हर पहुंच इंसान सके। का हक बाद है के जो कि वो जो है स्क्रिप्चर्स थे जैसे भगवान पुराण तक वगैरह, पहुंच सके। उनको बाद इन्होंने के जो criticize लेटर किया, हिंदू और स्क्रिप्चर्स साथ थे ही जैसे साथ पुराण जो वगैरह ignorant उनको इन्होंने priests हैं, क्रिटिसाइज उनको किया, भी और साथ ही क्योंकि साथ वो जो हैं, जो इग्नोरेंट हिंदुइज्म प्रीस्ट को हैं एक उनको तरीके भी से खराब वो कर जो रहे है हैं, मतलब वो हिंदुइज्म को कोशिश कर एक रहे तरीके थे, से गलत खराब कर रहे थे, परवर्टिंग मतलब वो बदलने की कोशिश कर रहे किसी थे चीज को गलत बदलना तरीके पर से। गलत परवर्टिंग का मतलब होता है दयानंद ने बहुत किसी चीज को strongly बदलना criticize पर किया, गलत तरीके जो एस्केपिस्ट दयानंद ने बहुत ही स्ट्रांगली माया के क्रिटिसाइज अंदर किया illusion जो के अंदर, एस्केपिस्ट हिंदू ये जो है रनिंग माया के अंदर यानी इल्यूजन के अंदर, और ये जो है रनिंग में सारी फिजिकल एक्सिस्टेंस, मोक्ष पाना और जो एम है ह्यूमन लाइफ का वो ये है कि उससे मोक्ष पाना है, ताकि वो इस जो है भगवान जो के साथ ईवल जाकर दुनिया है मिल इससे सके। बच के इन्होंने कहा ताकि इसकी वो जो जगह है इन्होंने भगवान के साथ वकालत करी कि जाकर जो God, मिल सके। soul और इन्होंने matter कहा इसकी जगह तीनों इन्होंने अलग वकालत है और करी कि जो eternal गॉड entity, सोल हर और एक मैटर individual को है work तीनों करना अलग है चाहिए और अपने एटर्नल खुद के एंटिटी, salvation हर एक इंडिविजुअल को पर वर्क करना eternal चाहिए अपने principles खुद के और सर्विस ह्यूमन कंडक्ट को पर गवर्निंग करने एटर्नल वाले प्रिंसिपल्स उनके और basis। ह्यूमन कंडक्ट को इन्होंने गवर्निंग जो करने वाले जो उस टाइम का प्रिंसिपल्स एक हैं पॉपुलर उनके बिलीफ चल रहा बेसिस था, इन्होंने जो हर उस टाइम का एक पॉपुलर बिलीफ चल रहा था या उसे जो कि मिलता है हर वापस समाज इंडिविजुअल से, का जो वो योगदान उसकी है या उसे जो मिलता है वापस समाज से वो दयानंद उसकी believe करते थे नियति के कर्म की अनुसार चोरी ही में उसे मिलता है। पुनर्जन्म की दयानंद उनका बिलीव ये करते मानना थे था कर्म कि की अगर चोरी में अच्छे कर्म करो, पुनर्जन्म, तो वो दूसरों के उनका लिए ये करो, मानना ना था कि कि अगर खुद अच्छे के कर्म
कर्म करो तो दयानंद वो दूसरों के अटैक लिए भी किया करो, जो ना हिंदू कि खुद ऑर्थोडॉक्सी के थी। लिए। दयानंद ने अटैक भी किया जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी,
जैसे कि कास्ट ये बिलीव इन मैजिक और चार्म्स, एनिमल सैक्रिफाइस, पॉलीथेइज्म, ये बिलीव इन मैजिक और चार्म्स, एनिमल सैक्रिफाइस जो टैबू थे वॉइस को लेकर, इन्होंने सब्सक्राइब किया फीडिंग जो द डेड वैदिक नोशन था श्रद्धा, चतुर्वर्ण इन्होंने सिस्टम था, सब्सक्राइब किया जो जिसमें कि वैदिक इंसान की नोशन था पहचान जो है चतुर्वर्ण वो ब्राह्मण सिस्टम था, क्षत्रिय वैश्य जिसमें कि शूद्र के इंसान की तौर पे है। पहचान जो है इन्होंने वो कहा ब्राह्मण कि क्षत्रिय जो वैश्य वैदिक शूद्र नोशन के है तौर चतुर्वर्ण पे। सिस्टम तो का, इन्होंने कहा उसमें कि जो जो है वैदिक नोशन इंसान है की जो चतुर्वर्ण पहचान इस तरीके से सिस्टम हो रही है का, उसमें जो birth है के आधार पर इंसान नहीं, की जो पहचान बल्कि इस क्या तरीके वो से हो काम रही करता है, क्या है बर्थ merit के है आधार पर इंसान की, नहीं, उसके बल्कि आधार क्या पर वो होनी काम करता है, आर्य क्या समाज मेरिट ने है जो इंसान है की, उसके आधार पर करी होनी चाहिए। जो आर्य समाज ने ही जो है वो फिक्स करी जो मिनिमम मैरिजेबल एज होती है वो 25 इयर्स बॉयज के लिए और 16 इयर्स गर्ल्स के बारे में विलाप करते स्वामी हुए कहा, दयानंद ने जो है Children हिंदू रेस of को children। के बारे में विलाप करते हुए गाइडिंग कहा प्रिंसिपल्स क्या चिल्ड्रन आर्य ऑफ समाज के, चिल्ड्रन कि और गॉड 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या थे आर्य समाज के गॉड जो है वो प्राइमरी सोर्स है नॉलेज और का, ऑलमाइटी गॉड इमॉर्टल पूरा क्रिएटर ट्रुथ यूनिवर्स पूरी के नॉलेज सिर्फ और अकेले यही ऑलमाइटी है जो इमॉर्टल वर्शिप क्रिएटर के काबिल। यूनिवर्स के सिर्फ वेदास अकेले जो है यही वो है book है to जो knowledge वर्शिप की। के काबिल। आर्यास को वेदास जो है वो रेडी book है होना to चाहिए knowledge की। कि वो ट्रुथ को आर्यास accept को करें जो और है या जो उनको रेडी होना चाहिए गलत है कि या वो जो ट्रुथ झूठ को है, एक्सेप्ट उसे करें छोड़ और दें। जो धर्म गलत जो है भी या consider जो करे झूठ right है या wrong, उसे छोड़ दें। उसको जो है धर्म वो जो भी basically कंसीडर आधार करे होना राइट या चाहिए। रॉन्ग जो भी उसको जो है actions है, वो बेसिकली वर्ल्ड की आधार होना well-being को चाहिए promote करना जो भी चाहिए, एक्शन है material, spiritual वर्ल्ड और की social वेल बीइंग को प्रमोट करना हरेक को चाहिए treat करना चाहिए मटेरियल love और स्पिरिचुअल justice और के सोशल साथ, सेंस ignorance को हर एक को छोड़ना ट्रीट चाहिए करना और चाहिए knowledge को लव और बढ़ाना जस्टिस के चाहिए। साथ हमारी जो खुद की इग्नोरेंस को progress है, छोड़ना वो चाहिए depend और करती नॉलेज है। को बढ़ाना दूसरे चाहिए। जब हमारी ऊपर जो खुद बढ़ेंगे की तब। प्रोग्रेस है वो डिपेंड जो social करती है well-being है, दूसरे जब उसे ऊपर बढ़ेंगे तब आगे रखना चाहिए social या well-being ऊपर है, रखना चाहिए उसे इंडिविजुअल की आगे रखना इनके चाहिए जो social या ideals ऊपर रखना थे, चाहिए उसमें जो इंडिविजुअल आते की हैं well-being। इनके जो fatherhood of सोशल God आइडियाल्स and थे brotherhood of उसमें man, जो आते हैं फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, इक्वलिटी होना of चाहिए sexes, मैन और मैन के बीच में, absolute नेशन एंड justice, नेशन के बीच में, फेयर प्ले होना चाहिए Intercaste मैन और marriage मैन के और बीच में, widows नेशन जो एंड रीमैरिज होती है उनको भी इंटरकास्ट काफी मैरिज ज्यादा और promote विडोज जो रीमैरिज होती दयानंद है जो है उनको और भी भी इन्होंने रिफॉर्मर्स से काफी मिले ज्यादा प्रमोट उनके टाइम के दयानंद जो है और भी केशव रिफॉर्मर्स से चंद्र मिले विद्यासागर, उनके राणा टाइम के डे, केशव चंद्र यही सेन, आर्य ईश्वर समाज चंद्र जो है विद्यासागर, जाना राणा जाता है डे, अपनी देश सोशल सर्विस यही आर्य समाज जो है जाना जाता है अपनी है, सोशल अकाल सर्विस पड़ की गया, जिस टाइम पे बाढ़ आ गई, कैलामिटीज होती और है अर्थक्वेक है, initiative भी लेता अकाल है पड़ गया, education को बाढ़ आ promote गई करने और जब ये इनिशिएटिव भी दयानंद लेता की है death हो गई एजुकेशन को प्रमोट 1883 करने में, तो अब जो जब समाज था, दयानंद की डेथ हो वर्क गई जो समाज का 1883 था में वो तो अब जो illustrious समाज members था के द्वारा जो है वर्क जो आगे समाज बढ़ाया का जा था रहा था। वो इलिस्ट्रियस Education मेंबर्स जो है के वो द्वारा सबसे जो है important field आगे बढ़ाया जा रहा था। समाज की। एजुकेशन जो है वो एंग्लो सबसे वैदिक इम्पोर्टेंट कॉलेज यानी फील्ड डीएवी थी कॉलेज जो है समाज वो की। सेटअप दयानंद हुआ एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी 1886 डीएवी कॉलेज जो है वो सेटअप हुआ जो लाहौर में opinion होता है दो 1886 ग्रुप्स के बीच में। लेकिन खास जो तौर एक से डिफरेंस DAV ऑफ ओपिनियन होता है curriculum दो को ग्रुप्स लेकर के बीच में समाज के खास तौर से उसके डीएवी कारण कॉलेज जो की है। करिकुलम को एक ग्रुप जो है लेकर वो समाज पार्टी के कहलाया उसके उसको कारण पार्टी जो भी है कहते थे। एक ग्रुप जो इसमें है वो लोग कॉलेज थे पार्टी वो थे कहलाया लाला उसको कल्चरल हंसराज, पार्टी भी कहते लाला थे। लालचंद, इसमें जो लोग थे लाला वो लाजपत थे राय। लाला हंसराज, और दूसरा था लाला महात्मा लालचंद, पार्टी। लाला गुरुकुल। लाजपत राय। इसमें थे और दूसरा था गुरुदत्त महात्मा विद्यार्थी, पार्टी लाला गुरुकुल। मुंशीराम, इसमें थे स्वामी श्रद्धानंद। गुरुदत्त विद्यार्थी, ये जो लाला लाला मुंशीराम, मुंशीराम स्वामी थे, श्रद्धानंद। यही जो है ये जो स्वामी श्रद्धानंद लाला मुंशीराम जहाँ थे कॉलेज पार्टी यही जो वो है फेवर कर रही स्वामी थी श्रद्धानंद गवर्नमेंट के के करिकुलम जहाँ और कॉलेज इंग्लिश पार्टी जो है एजुकेशन वो को, फेवर कर ताकि रही थी इकोनॉमिक गवर्नमेंट के और प्रोफेशनल करिकुलम नीड्स को और इंग्लिश पूरा किया जा एजुकेशन को सके। ताकि वहीं इकोनॉमिक और महात्मा प्रोफेशनल पार्टी जो नीड्स है को चाहती थी पूरा कि किया जा introduce सके। की जाए वहीं study है महात्मा संस्कृत पार्टी की जो और है वैदिक चाहती थी कि philosophy इंट्रोड्यूस वो की भी जाए tradition जो जो स्टडी है ancient संस्कृत गुरुकुल की का और था, वैदिक उसके फिलॉसफी की तरीके वो से। भी ट्रेडिशन बाद जो में एक एंशिएंट मुद्दा जो गुरुकुल का था वेजिटेरियनिज्म उसके का था वो भी तरीके एक से। मतभेद बाद में का एक कारण मुद्दा जो अब वेजिटेरियनिज्म का कॉलेज था वो पार्टी भी को कुछ एक नहीं था मतभेद उसके का against कारण बना। वेजिटेरियनिज्म। अब उनका कॉलेज ये पार्टी मानना को था कुछ कि नहीं था उसके डाइट जो against है वो non इंसान की vegetarian। अपनी पर्सनल उनका ये मानना था और कि ऐसा कुछ भी डाइट जिक्र जो है नहीं वो किया इंसान गया की है अपनी कि पर्सनल principles चॉइस है समाज के। और ऐसा कुछ भी जिक्र जबकि नहीं किया महात्मा गया पार्टी जो है है कि वो प्रिंसिपल्स फेवर है कर समाज रही के थी सारे आर्यंस जबकि महात्मा पार्टी जो है वो फेवर कर रही थी और सारे इसी आर्यंस जो है कारण वो से वेजिटेरियन होना जो चाहिए स्ट्रिक्ट एंड में आते आते और आर्य इसी समाज शायद जो कारण split से हो गया जो 1893 में एंड में आते इन आते मुद्दों आर्य के समाज कारण। में स्प्लिट अब हो जो गया कॉलेज 1893 पार्टी थी में उसका तो कंट्रोल इन मुद्दों के कारण। डीएवी स्कूल अब जो कॉलेज पार्टी थी उसका
उसका तो कंट्रोल रहा प्रतिनिधि सभा डीएवी पंजाब स्कूल और कॉलेज में, और मेजॉरिटी जबकि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की थी और मेजॉरिटी जो लोकल पास आर्य समाज स्वामी ब्रांचेस की श्रद्धानंद ने वो महात्मा पार्टी के पास आए। 1900 में स्वामी श्रद्धानंद ने वेस्ट गुरुकुल पंजाब को में ओपन था। किया आज की डेट 1900 में वो में, पाकिस्तान गुजरनवाला जो कि वेस्ट 1900 पंजाब में था, आज की डेट में वो 1902 पाकिस्तान में
1900 में मूव कर दिया 1902 में गुरुकुल जो है मूव कर दिया गया कांगड़ी में, जो कि हरिद्वार के पास है, इसीलिए ऐसा गुरुकुल कांगड़ी किया। स्वदेशी अब मेन एम क्या गुरुकुल का था, लॉर्ड मैकेले की एक स्वदेशी ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करें जो लॉर्ड मैकेले की एजुकेशन पॉलिसी है उसके लिए, और ऐसे में वो ऑफर कर रहे थे एजुकेशन जैसे एरियाज में मॉडर्न साइंस और इंडियन फिलॉसफी, इंडियन कल्चर या फिर मॉडर्न साइंस और रिसर्च। कंप्लीट गुरुकुल जो है इन्होंने बिलीव करते कन्या थे महाविद्यालय कंप्लीट सोशल जलंधर में इन्होंने जो है कन्या महाविद्यालय की शुरुआत करी जलंधर में 1896 उसको भी, और इन्होंने साथ ही साथ जो एजुकेशन है आर्य समाज जो है उसको भी दे पा रहा था सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट, आर्य समाज जो है वो दे पा रहा था सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हिंदू सुपीरियोरिटी की, ताकि ये जो वेस्टर्न कल्चर की सुपीरियोरिटी की मिथ थी वाइट्स और वेस्टर्न कल्चर की, उसको कम किया करने के लिए जो अपने हिंदू सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑनस्लॉट का क्रिश्चियन दोबारा से इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया, जो और दोबारा से इस कन्वर्ट हो चुके थे इस्लाम, जो रिकन्वर्ट करा लेकिन हिंदूज को जो भी कन्वर्ट हो एग्रेसिव कैंपेन से शुद्धि का, लेकिन इनके कम्युनलिज्म एग्रेसिव कैंपेन से जो शुद्धि का था उससे कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया 1920 किया गया ठंडा सोशल लाइफ क्या जो लेकिन उनको पॉलिटिकल कम किया गया ठंडा किया क्या जो कम्युनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है अपलिफ्ट करें, जो शुद्धि मूवमेंट है इसने मेनली कोशिश करी या अपलिफ्ट करें अनटचेबल्स को जो सो कॉल्ड इनको जो है या जो कास्ट सिस्टम के बाहर की कोशिश की, इनको जो है प्योर कास्ट हिंदू बनाने की। सेवा सदन एक पारसी सोशल रिफॉर्मर थे बेहराम जी एम मलाबारी 1853 से 1912 तक। ये फाउंडर थे सेवा सदन के 1908 में इन्होंने करा था अपने एक फ्रेंड के साथ दीवान दयाराम गिडूमल के साथ। इन्होंने आवाज उठाई चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, लेकिन फेवर में थे जो विडोज रीमैरिज है हिंदूज के बीच में उसके। इनकी ही कोशिशों के कारण जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट था उसने रेगुलेट किया एज ऑफ कंसेंट फॉर फीमेल्स। अब ये खास तौर से स्पेशलाइज था सेवा सदन देखभाल करने में उन वीमेंस की जो एक्सप्लॉइट होती थी बहुत ज्यादा या फिर जो समाज से बहिष्कृत होती थी। ये सब कास्ट का जो है लेडीज का ध्यान रखते थे, खास तौर से जो डेस्टिट्यूट वुमेन्स होती हैं सताई हुई उनकी मदद करते थे एजुकेशन से, मेडिकल से या वेलफेयर सर्विसेज से। बैराम जी मलाबारी जो है उन्होंने एक्वायर भी किया और एडिट भी किया इंडियन स्पेक्टेटर को। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री 1850 टू 1927 इन्होंने लाहौर में देव सदन की स्थापना करी 1887 में। ये जो है स्टार्टिंग में एक ब्रह्मो फॉलोअर थे। देव सदन जो है एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी जो कि मेनली जोर दे रही थी एटर्निटी ऑफ सोल पे, सुपरमेसी गुरु की और नीड फॉर गुड एक्शन। इन्होंने कहा कि आइडियल सोशल बिहेवियर जो है लोगों को अपनाना चाहिए जिसमें वो ब्राइब्स ना एक्सेप्ट करें, इंटॉक्सिकेंट्स को अवॉइड करें, नॉन वेज फूड अवॉइड करें और यहाँ तक कि वायलेंट एक्शन से अपने आप को दूर रखें। शिव नारायण अग्निहोत्री की जो टीचिंग्स थी उनको कंपाइल किया गया एक बुक में जिसका नाम था देव शास्त्र, और अग्निहोत्री ने जो है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी जो है आवाज उठाई थी। क्या है कि धर्म सभा ये जो है इसके फाउंडर थे राधाकांत देव, 1830 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी जो कि खास तौर से खड़ी हुई थी प्रिजर्वेशन के लिए स्टेटस क्यू के, यानी खास तौर से जो सोशल और रिलीजियस मैटर्स में थे उनमें जो है एग्जिस्टिंग स्टेट जो पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज से संबंधित होते हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए। दूसरा ये विरोध कर रही थी एबॉलिशन ऑफ सती का, पर हाँ ये फेवर में थी कि प्रमोशन होना चाहिए वेस्टर्न एजुकेशन का इवन गर्ल्स के लिए। रिकैप, भारत धर्म महामंडल ये जो है एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि ऑर्थोडॉक्स एजुकेटेड मुस्लिम्स को वो हिंदूज को बिलोंग करती थी। इसमें मेनली जो है डिफेंस करा जा रहा था ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म का। ये खास तौर से इसीलिए क्रिएट किया गया था ताकि डिफेंड किया जा सके ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को अगेंस्ट जो टीचिंग्स है आर्य समाजेस की, थियोसॉफिस की या फिर रामकृष्ण मिशन की। इसी के लिए और भी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करी गई ताकि ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को डिफेंड किया जा सके। वो थी सनातन धर्म सभा, द धर्म महापरिषद इन साउथ इंडिया और धर्म महामंडली बंगाल। बाद में इन सबको जो है कंबाइन कर दिया गया 1902 में ताकि एक सिंगल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन सके जिसका नाम दिया गया भारत धर्म महामंडल। इसके हेडक्वार्टर्स थे वाराणसी में। पर्पस क्या था कि इंट्रोड्यूस करना चाहिए प्रॉपर मैनेजमेंट हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का और ओपन हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को।
इस मूवमेंट के जो प्रोमिनेंट नाम था वो था पंडित मदन मोहन मालवीय। राधा स्वामी मूवमेंट, तुलसी राम जिनको कि शिव दयाल साहिब के नाम से भी जाना जाता था, ये एक बैंकर थे आगरा के। इन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत करी 1861 में। अब ये जो राधा स्वामी थे, इनका मानना था वन सुप्रीम बीइंग में, सुपरमेसी गुरु की में, कंपनी पायस लोगों की यानी कि सत्संग में, और एक सिंपल सोशल लाइफ में। इनके लिए स्पिरिचुअल अटेनमेंट का मतलब ये नहीं था कि आप वर्ल्डली लाइफ को त्याग दो। इनके लिए सारे रिलीजियस जो है वो ट्रू थे। इनका खुद का विश्वास जो है टेम्पल्स, श्राइन्स या सेक्रेड प्लेसेस में नहीं था। ये सिर्फ जो है जरूरी समझते थे ड्यूटीज या जो वर्क है फेथ और चैरिटी के, सर्विस और प्रेयर के, ये सिर्फ इन्हीं को ही इम्पोर्टेंट मानती थी। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट, शॉर्ट फॉर्म SNDP मूवमेंट, ये जो है एक एग्जाम्पल है रीजनल मूवमेंट का, और इसकी शुरुआत तब से हुई थी जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई डिप्रेस क्लास और अपर क्लास के बीच में। इसको शुरू किया था श्री नारायण गुरु स्वामी ने 1856 से 1928 तक, खास तौर से जो एजवास थे केरला के उनके बीच में। ये जो एजवास थे ये बैकवर्ड कास्ट थी टॉडी टैपर्स की। इनको अनटचेबल्स के तौर पर ट्रीट किया जाता था, इनको एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, ना ही इनकी एंट्री थी टेम्पल्स के अंदर। श्री नारायण स्वामी जो है वो खुद भी एजवा कास्ट को बिलोंग करते थे, और इसीलिए इन्होंने जो है एक पत्थर उठाया नयार रिवर से और उसको जो है शिवलिंग के तौर पे स्थापित कर दिया अरुविपुरम में शिवरात्रि के दिन 1888 में। उनका जो ये पत्थर उठाना था और शिवलिंग के तौर पे स्थापित करना था, इसकी मंशा ये थी कि वो ये बताना चाहते थे कि मूर्ति की पूजा जो है अब खाली हाई कास्ट जो लोग हैं उनकी ही मोनोपोली नहीं है। इनने जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया उससे कई सारे जो डिस्क्रिमिनेशंस थे केरला सोसाइटी के अंदर वो खत्म हो पाए। ये जो मूवमेंट था अरुविपुरम मूवमेंट, इसकी वजह से जो फेमस पोएट थे कुमारन आसन, वो जो है डिसाइपल बने नारायण गुरु के। 1889 में अरुविपुरम क्षेत्रीय योगम जो है इसको फॉर्म किया गया और डिसाइड किया गया कि इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एजवास की हेल्प हो सके मैटेरियली और स्पिरिचुअली दोनों से। तो अरुविपुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम जो है ये रजिस्टर हुआ 1903 में, और ये जो रजिस्टर हुआ वो इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत हुआ, जिसमें नारायण गुरु जो है वो परमानेंट चेयरमैन बने और कुमारन आसन जो थे वो जनरल सेक्रेटरी बने। इस मूवमेंट में हम डॉक्टर पपलू जो हैं उनके एफर्ट्स को भी जो है नहीं नकार सकते, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने जो है सोशल जस्टिस के लिए फाइट किया और उसके लिए तरह तरह के मूवमेंट्स की मदद ली, जैसे एजवा मेमोरियल, मलयाली मेमोरियल, ऐसे करके। श्री नारायण गुरु जो थे वो ये मानते थे कि सारे जो रिलीजन्स हैं वो सेम हैं। वो एनिमल सैक्रिफाइस को जो है कंडम करते थे और खास तौर से अगेंस्ट थे जो डिवीजन है कास्ट, रेस और क्रीड के आधार पर। उन्होंने अरुविपुरम की जो टेम्पल वॉल है उस पर लिखवा भी दिया गया था कि जो डिवाइडिंग वॉल्स हैं कास्ट और रेस की उससे डिवाइड हो, या जो हेट्रेड है राइवल फेथ की उससे अपने आप को अलग रखें, हम सब यहाँ पर ब्रदरहुड की तरह रहते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट करी एजवास से कि वो अपना टॉडी टैपिंग प्रोफेशन छोड़ दें और साथ ही साथ जो लिकर का ड्रिंक करते हैं उसे भी रोक दें। अब SNDP योगम जो था इसने बहुत सारे मुद्दे उठाए एजवास को लेकर, जैसे सबसे पहले था कि राइट ऑफ एडमिशन टू पब्लिक स्कूल्स, रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सेस टू रोड एंड एंट्री टू टेम्पल्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी मूवमेंट के कारण बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आए, जैसे अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, shift in the traditional distribution of power और फेडरेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट इनटू लार्ज कॉन्ग्लोमरेशन। कि वोकालिका संघ जो है इसने मैसूर में लॉन्च किया था एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट 1905 के अंदर। रिकैप जस्टिस मूवमेंट, इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था CN मुदालिया, TM नायर और P त्यागराजा के द्वारा। इसका पर्पस जो मूवमेंट का था, जो मेन पर्पस था वो ये था कि जॉब सिक्योर करी जा सके और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन हो सके नॉन ब्राह्मण्स का लेजिस्लेचर के अंदर। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म हुई और इन्होंने ये डिमांड रखी कि एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लोअर कास्ट के लिए लेजिस्लेचर। रिकैप, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, इसकी शुरुआत करी EV रामास्वामी नाइकर ने, बालिजा नायडू मिड 1920s। इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का एम क्या था कि जो भी ब्राह्मणिकल रिलीजन या कल्चर है उसको रिजेक्ट करो
क्योंकि नाइकर के अनुसार यही प्राइम इंस्ट्रूमेंट था जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोअर कास्ट का उसके लिए। अगर ब्राह्मण प्रीस्ट की पोजीशन को आपको नीचा दिखाना है, अंडरमाइन करना है, तो उसके लिए जो वेडिंग्स फॉर्मलाइज करी जाए उसमें ब्राह्मण प्रीस्ट को जो है ना इन्वॉल्व किया जाए, ना बुलाया। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, बहुत सारे इसमें जो है रिफॉर्मर्स और इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने इस डायरेक्शन में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट काम किया, लेकिन उसमें जो है श्री नारायण गुरु और एम कुमारन आसन जो थे, इनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल था। टी के माधवन, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे और एडिटर थे देशाभिमानी के। इन्होंने जो है मुद्दा उठाया था टेम्पल एंट्री का ट्रैवनकोर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं। इतने बीच में वाइकम नॉर्थ पार्ट जो ट्रैवनकोर का था, वो एक तरह से सेंटर बन गया एजिटेशन का टेम्पल एंट्री को लेकर। 1924 में वाइकम सत्याग्रह, जिसको कि लीड कर रहे थे केपी केशवा, उसने उनको लॉन्च किया केरला के अंदर। डिमांड किया थी कि सारे जो हिंदू टेम्पल्स और रोड्स हैं वो ओपन कर दिए जाएं अनटचेबल्स के लिए। इसमें जो है इनको ज्वाइन किया जाठार जो पंजाब और मदुरई के थे। गांधी जी ने भी केरला का टूर किया इस मूवमेंट के सपोर्ट के लिए। 1931 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया केरला के अंदर। के केलापन से इंस्पायर होकर पोएट सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू जो थे, जो कि सिंगिंग सॉर्ड ऑफ केरला थे, उन्होंने एक ग्रुप को लीड किया जो कि 16 वॉलंटियर्स का था, गुरुवयूर तक। लीडर्स जैसे कि कृष्णा पिल्लई, ए के गोपालन, ये सब सत्याग्रही थे। फाइनली जाके नवंबर 12, 1936 में महाराजा जो ट्रैवनकोर थे, उन्होंने प्रोक्लेमेशन जो है वो ओपन कर दिया, एक प्रोक्लेमेशन जारी किया जिसमें उन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स जो थे सारे हिंदूज के लिए। इसी तरीके का एक सिमिलर स्टेप जो है सी राजगोपालाचार्य के द्वारा उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उठाया गया मद्रास के अंदर 1938 में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसके जो फाउंडर थे वो थे एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये एनुअली मिली अपने फर्स्ट सेशन से मद्रास 1887 में, सेम टाइम और वेन्यू जैसा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। इसका मेन फोकस था कि ध्यान दिलाना जो सोशल मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके ऊपर। इसको हम सोशल रिफॉर्म सेल भी कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब ये कॉन्फ्रेंस वकालत कर रही थी इंटरकास्ट मैरिजेस की और खिलाफ थी पॉलीगैमी और कुलीनिज्म। इन्होंने प्लेज मूवमेंट लॉन्च किया ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके कि वो प्लेज लें जो चाइल्ड मैरिज है उसके अगेंस्ट। वहाबी वलीउल्लाह मूवमेंट, जो अब्दुल वहाब थे अरेबिया के, उनकी टीचिंग्स और शाह वलीउल्लाह की प्रीचिंग्स 1702 से 1763, इन्होंने ही जो है मेनली एक तरह से इंस्पायर किया। ये एक रिवाइवलिस्ट रिस्पॉन्स था जो वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस या जो डीजनरेशन हो रही थी इंडियन मुस्लिम्स के बीच में उसके खिलाफ। इन्होंने एक तरह से कॉल किया कि अब हमें ट्रू इस्लामिक स्पिरिट की तरफ वापस लौटना चाहिए। ये पहले इंडियन मुस्लिम लीडर थे 18th सेंचुरी के, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया मुस्लिम्स को टू फोल्ड आइडियल्स जो मूवमेंट के थे उसके अराउंड। पहला था कि हार्मनी जो है, जो एक पीस होता है उसकी डिजायरेबिलिटी, 4 स्कूल्स ऑफ मुस्लिम जो जूरिस्प्रूडेंस होते हैं न्याय प्रणाली उसके अंतर्गत, जो कि डिवाइड कर रहा है इंडियन मुस्लिम्स को। दूसरा रिकॉग्निशन, जो रोल है इंडिविजुअल कॉन्शियंस का रिलीजन के अंदर, जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं कुरान और हादीस से जो लिए जा रहे हैं, उसके कारण जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं उसको अपने आप पहचानो कि तुम्हारे इंडिविजुअल कॉन्शियंस का रोल क्या है। जो टीचिंग्स थी वलीउल्लाह की, इनको ज़्यादा आगे चल के पॉपुलराइज किया शाह अब्दुल अजीज ने और सईद अहमद बरेलवी ने। इन लोगों ने इसको जो है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी प्रदान किया। जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस थी वो अब मुस्लिम सोसाइटी में एक तरह से जगह बना रही थी और इन चीज़ों को एलिमिनेट करना जरूरी था। सईद अहमद ने कॉल किया कि रिटर्न टू प्योर इस्लाम और एक ऐसी तरीके की सोसाइटी जो एग्जिस्ट करती थी अरेबिया में प्रॉफिट्स के टाइम पे। वो इंडिया को समझते थे कि दारुल हर्ब है यानी लैंड ऑफ काफिर्स, और कन्वर्ट करना चाहते थे उसे दारुल इस्लाम में यानी लैंड ऑफ इस्लाम। शुरुआत में ये जो मूवमेंट था ये डायरेक्टेड था सिख की तरफ पंजाब के अंदर,
लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स ने जो है इसको एनेक्स कर लिया पंजाब को 1849 में, तो अब ये मूवमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गया। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसमें वहाबी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स को स्प्रेड करने में। पर ये मूवमेंट जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड नोट पर खत्म हुआ जब जो ब्रिटिश की मिलिट्री थी उसको फेस करना पड़ा इन्हें 1870s में। टीटू मीर्स मूवमेंट, मीर निथार अली जो है इन्हीं का नाम था टीटू मीर। ये फॉलोअर थे, डिसाइपल थे सईद अहमद बरेलवी के, जो कि फाउंडर थे वहाबी मूवमेंट। टीटू मीर ने जो है वहाबी जो है उसे अडॉप्ट किया और इसमें मेनली शरिया की जो है वकालत कर। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया जो मुस्लिम पीजेंट्स थे बंगाल के, उनको हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट और ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट। कहने को जो इनका मूवमेंट था वो मिलिटेंट मूवमेंट नहीं था जैसा कि ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं। इनका जो सामना हुआ ब्रिटिश पुलिस के साथ वो इनके लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ में हुआ और उसमें जो है ये मारे गए थे 1831 में। फराजी मूवमेंट, इसको फराइदी मूवमेंट भी बोलते हैं। इसमें जो है इस मूवमेंट में मेन जोर दिया गया जो इस्लामिक पिलर्स हैं फेथ के उनके ऊपर। इसके जो फाउंडर थे वो थे हाजी शरीयतुल्लाह। 1818 में इसकी जो है इन्होंने स्थापना की थी। मेनली ये जो मूवमेंट था एक्टिव था ईस्ट बंगाल के अंदर। इनका एम क्या था कि जो सोशल इनोवेशंस हैं या जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस मुस्लिम्स के बीच में चल रही हैं खासतौर से उस इलाके में, उसको कम्प्लीटली तौर पे इरेडिकेट करना, खत्म करना, और जो मुस्लिम्स हैं उनको उनकी ड्यूटीज जो है एज अ मुस्लिम्स उसकी तरफ इनका ध्यान जो है ज्यादा खींचना। दूदू मियाँ ये हाजी सिंह के जो है लड़के थे और इनकी लीडरशिप में मूवमेंट जो है वो रेवोल्यूशनरी हो गया, एक तरह से क्रांतिकारी हो गया 1840 में। इन्होंने दूदू मियाँ ने मूवमेंट को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तौर पर चलाया गांव से लेकर प्रोविंशियल लेवल तक, जिसमें हर एक में खलीफा या फिर कोई ऑथराइज्ड डिप्यूटी था हर लेवल पर। फरीदीन जो थे इन्होंने ऑर्गेनाइज करी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कि क्लब्स के साथ आर्म थी और इन्होंने जो है बेसिकली फाइट करी जो जमींदार थे खासतौर से हिंदूज जो है उनके अगेंस्ट। इसमें कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स भी थे अगर इंडिगो प्लांटर्स के अलावा। दूदू मियाँ ने जो है अपने फॉलोअर्स से कहा कि आप जो है रेंट नहीं पे करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने खुद के लॉ कोड्स बना रखे। कई बार दूदू मियाँ अरेस्ट हुए, लेकिन फाइनली जब वो 1847 में अरेस्ट हुए तो मूवमेंट जो है वो कमजोर पड़ गया। और फिर इनका जो मूवमेंट था जब दूदू मियाँ की डेथ हो गई 1862 में, उसके बाद जो है ये सिर्फ एक रिलीजियस मूवमेंट के तौर पर सर्वाइव करता रहा, जिसमें काफी हद तक पॉलिटिकल एक रिफ्लेक्शन दिखने लगा। अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया जो है वो सेक्ट है इस्लाम का जो ओरिजिनेट हुआ इंडिया से। इसको जो है इनके जो फाउंडर थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद 1889 में। ये पूरी तरीके से लिबरल प्रिंसिपल्स पर आधारित है और ये अपने आप को डिस्क्राइब करता है कि ये स्टैंडर्ड बेरर है मोहम्मदन रेनेसां का। जैसा ब्रह्म समाज है वैसे ही ये भी विश्वास करता है प्रिंसिपल्स जो यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज के हैं उस पर। जिहाद का अपोज करता है, जिहाद यानी जो सेक्रेड वॉर होता है नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट। ये जो मूवमेंट था इसने वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन को स्प्रेड करने की कोशिश करी इंडियन मुस्लिम्स के बीच में। जो अहमदिया कम्युनिटी थी ये अपने आप में अकेला इस्लामिक सेक्ट है जो ये विश्वास करता है कि जो मसीहा है वो आए तो मिर्जा गुलाम अहमद की फॉर्म में, ताकि जो रिलीजियस वॉर्स हैं, ब्लडशेड्स हैं, इनको खत्म कर सके और मोरालिटी, पीस और जस्टिस को रीइंस्टेट कर सके। इनका मानना था कि मॉस्क को सेपरेट करना चाहिए स्टेट से, साथ ही साथ ये बिलीव करते थे ह्यूमन राइट्स और टॉलरेंस में। अहमदिया मूवमेंट बिल्कुल बहाइज्म के जैसे जो कि फ्लरिश करा वेस्ट एशियन कंट्रीज में, इसने काफी ज्यादा सफर किया मिस्टिसिज्म से, यानी कि जो रहस्यवाद होता है उससे ये ज्यादा सफर करा। ठीक है, सर सईद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनके अनुसार शायद मुस्लिम जो है वो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे और इस बात को उनके और मजबूती मिली जब एक्टिविटीज हुई वहाबीज की। लेकिन बाद में उन्होंने इसी जो इनका एक ओपिनियन था उसको भुनाने की कोशिश करी। उन्होंने सोचा क्यों ना मुस्लिम्स को अलाइज के तौर पे यूज किया जाए। ये जो एक नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी उभर रही है जब से फाउंडेशन हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इस चीज को इन्होंने अचीव करने के लिए बहुत ही मुस्लिम्स को थॉटफुल कंसेशंस ऑफर किए। अब एक सेक्शन था मुस्लिम्स का जिसको कि लीड कर रहे थे सर सईद अहमद खान 1817 से 1898 के बीच में। ये जो हैं रेडी थे
कि एक ऑफिशियल पैट्रोनेज जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि जो एक प्रक्रिया है ग्रोथ की इंडियन मुस्लिम्स के बीच में उसको आगे बढ़ाया जा सके, एक बेटर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से। सईद अहमद खान का जो जन्म था एक रिस्पेक्टेबल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। ये जो है बहुत ही लॉयलिस्ट मेंबर थे, जुडिशियल सर्विस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी उसके। रिटायरमेंट के बाद 1876 में जब इनका रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद ये जो है मेंबर बन गए थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1878 में। और लॉयल्टी के कारण ही इन्होंने नाइटहुड जो खिताब होता है वो अर्न किया था 1888 में। ये चाहते थे कि जो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन है उसको एक तरह से रिकंसील किया जाए टीचिंग्स ऑफ कुरान के साथ, और साथ ही साथ इनका जो इंटरप्रिटेशन है, जो व्याख्या है, वो करनी चाहिए जो कॉन्टेम्प्ररी रेशनलिज्म है या साइंस है उसके माध्यम से। जबकि वो ये मानते थे कि कुछ भी हो जाए कुरान तब भी जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी ही होगी। उन्होंने कहा कि जो रिलीजन है उसे टाइम के साथ अडेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज जो है वो फॉसिलाइज्ड हो जाएगा, मतलब वो एक एक्सटिंक्ट हो जाएगा। लेकिन रिलीजियस जो टेनेट्स हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो इम्यूटेबल हैं, कि कोई जो सिद्धांत है उनको बदला नहीं जा सकता। उन्होंने हमेशा जो है क्रिटिकल अप्रोच की जो है वकालत करी, फ्रीडम ऑफ थॉट की वकालत करी, ना कि कंप्लीट डिपेंडेंस ट्रेडिशन और जो कस्टम्स हैं उनके ऊपर। सईद अहमद खान जो है एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। ऑफिशियल होने के नाते उन्होंने कई सारे स्कूल्स खुलवाए टाउन्स के अंदर, बुक्स को ट्रांसलेट कराया उर्दू में, और एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत करी अलीगढ़ में 1875 के अंदर। इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया ताकि इम्प्रूवमेंट लाया जा सके जो पोजीशन है वुमेन की, एजुकेशन के माध्यम से, पर्दा सिस्टम को अपोज करके और पॉलीगैमी को अपोज किया। इन्होंने वकालत करी, इजी डाइवोर्स की, और जो सिस्टम है पीरी और मुरीदी का उस सिस्टम को इन्होंने कंडम किया। ये मानते थे कि जो फंडामेंटल्स अंडरलाई करते हैं यूनिटी ऑफ रिलीजन के या जो प्रैक्टिकल मोरालिटी है उसके। साथ ही साथ इन्होंने प्रीच किया कि जो बेसिक कॉमनैलिटी है इन हिंदू और मुस्लिम इंटरेस्ट की, उसको जो है इन्होंने ज्यादा उसके बारे में प्रीच किया। सईद अहमद खान का विश्वास था कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हें सबसे पहले कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी एजुकेशन और जॉब्स पे, ताकि वो जो है हिंदू काउंटर पार्ट्स के साथ कैचअप कर सकें जिन लोगों ने अर्ली स्टार्ट का फायदा उठा लिया था। एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर वो पॉलिटिक्स में करते तो उनको ऐसा लगा कि इससे जो है गवर्नमेंट जो है वो होस्टाइल हो जाएगी मुस्लिम मासेस के प्रति। तो इसीलिए इन्होंने जो है मुस्लिम मासेस के साथ मिलकर पॉलिटिकल एक्टिविटी का विरोध किया। लेकिन अपने इस जोश में वो प्रमोट करना चाहते थे कि एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मुस्लिम्स का, उसको प्रमोट करने के जोश में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को ही अलाउ कर दिया कि कॉलोनियल गवर्नमेंट इनका इस्तेमाल कर रही थी जब उसने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को खेलना शुरू किया था। और बाद में भी ये खुद भी जो है प्रोपोगेट करने लग गए डाइवर्जेंस जो इंटरेस्ट के हैं हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। सईद के जो प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज थे उसमें जो है उन्होंने उनका प्रचार किया मैगजीन के थ्रू, तदहिब उल अखलक यानी इम्प्रूवमेंट इन मैनर्स एंड मॉरल्स। अब बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की। अलीगढ़ मूवमेंट जो उभर के आया वो एक लिबरल मॉडर्न ट्रेंड था मुस्लिम्स के बीच, जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके बीच में, और जो कि बेस था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के अंदर। अब इसका मुख्य एम क्या था कि मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना है इंडियन मुस्लिम्स के बीच में, बिना उनकी जो एलिगेंस है इस्लाम के प्रति उसे कमजोर किए हुए। सोशल रिफॉर्म्स को स्प्रेड करना है, जैसे मुस्लिम्स के बीच में खासतौर से रिलेटेड टू पर्दा, पॉलीगैमी, विडो रीमैरिज, विमेंस एजुकेशन, स्लेवरी या फिर डाइवोर्स। जो आइडियोलॉजी थी इन फॉलोअर्स की, जो भी ये मूवमेंट के फॉलोअर्स थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो काफी हद तक आधारित थी लिबरल इंटरप्रिटेशन की, जो कुरान का है उस पे आधारित थी। और वो सोचते थे कि जो इस्लाम है उसे हार्मोनाइज किया जाए जो मॉडर्न लिबरल कल्चर है उसके साथ। ये जो है एक बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट सोशो कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो मुस्लिम्स को देना चाहते थे मॉडर्न लाइंस पर। तो फाइनली जो है बहुत जल्द अलीगढ़ वो एक सेंटर बन गया रिलीजियस और कल्चरल रिवाइवल का मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। रिकैप: द देवबंद स्कूल्स, दारुल उलूम,
देवबंद मूवमेंट जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया एक जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन होता है मुस्लिम उलेमास के बीच का, उनके द्वारा जो है ये देवबंद मूवमेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया। और ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के तौर पे किया गया था, जिसका ट्विन ऑब्जेक्टिव था। पहला ये था कि प्रोपोगेट किया जाए जो प्योर टीचिंग्स है कुरान और हादीस की मुस्लिम्स के बीच में, और साथ ही साथ जो स्पिरिट है जिहाद की फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट, उसको जो है जिंदा रखा जाए। जो देवबंद मूवमेंट था इसकी शुरुआत हुई दारुल उलूम से, यानी कि इस्लामिक एकेडमिक सेंटर, जो कि देवबंद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड प्रोविंस में था 1866 के अंदर। इसकी स्थापना करी गई थी मोहम्मद कासिम नानोतवी के द्वारा 1832 से 80 तक, और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा 1828 से 1905 तक, ताकि ये लोग जो हैं रिलीजियस लीडर्स को ट्रेन कर सकें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। अब जैसे जो अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था वो बेसिकली इसलिए था कि वेलफेयर करी जाए मुस्लिम्स की वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू और सपोर्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है उसके थ्रू, तो उनका एम ये था। जबकि जो देवबंद मूवमेंट था उसका जो एम था वो था कि मॉरल और रिलीजियस रीजनरेशन होना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी का, और खास तौर से जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे देवबंद में वो ओरिजिनल इस्लामिक रिलीजन में होते थे। पॉलिटिकल फ्रंट पे देखा जाए तो जो देवबंद स्कूल था इसने वेलकम किया जो फॉर्मेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। 1888 में जो है एक फतवा जारी किया गया जो सईद अहमद खान की ऑर्गेनाइजेशन थी उनके अगेंस्ट, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के अगेंस्ट और मोहम्मदन एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के अगेंस्ट। कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये जो देवबंद का सपोर्ट था नेशनलिस्ट के लिए, ये खास तौर से अपोज करना था सईद अहमद खान को, बजाय किसी पॉजिटिव पॉलिटिकल फिलॉसफी को क्या कहते हैं करने की जगह वो जो है मेनली अपोज करना था सईद अहमद खान का, इसलिए उन्होंने नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया। महमूद उल हसन ये जो है नए देवबंद लीडर थे, इन्होंने पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कंटेंट दिया जो भी रिलीजियस आइडियाज थे स्कूल के उनको। ये मेनली वर्क कर रहे थे इस्लामिक प्रिंसिपल्स और नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को कंबाइन करने की। जो जमात उल उलेमा थे इन्होंने कॉन्क्रीट शेप दी हसन के आइडियाज को। इनके जो हसन के आइडियाज थे वो था कि प्रोटेक्शन होना चाहिए रिलीजियस और पॉलिटिकल राइट्स मुस्लिम्स की उनका, साथ ही साथ जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडियन यूनिटी और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में देखा जाए तो मुस्लिम्स की जो रिलीजियस और पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। शिबली नुमामी ये सपोर्टर थे देवबंद स्कूल के, और इन्होंने जो है खास तौर से फेवर किया कि इंग्लिश लैंग्वेज और यूरोपियन साइंसेस जो है उनको शामिल होना चाहिए जो सिस्टम है एजुकेशन का उसके अंदर। इन्होंने नादवाताल उलामा और दारुल उलूम की स्थापना करी थी लखनऊ में 1894 से 96 के बीच में, और ये जो है कांग्रेस के आइडियलिज्म में बिलीव करते थे कि और चाहते थे कि कॉपरेशन बना रहे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, ताकि एक ऐसा स्टेट क्रिएट हो जहां दोनों लोग जो है बिना किसी लड़ाई झगड़े के साथ में। रिकैप, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, रहनुमाई माजद्यासनान सभा यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था 1851 में कुछ जो पढ़े लिखे एजुकेटेड इंग्लिश एजुकेटेड पारसीज थे उनके द्वारा। इनका जो मेन एम था वो ये चाहते थे कि रीजनरेशन हो जो सोशल कंडीशन है पारसीज की वो भी, साथ ही साथ इनका जो जोरास्ट्रियन रिलीजन है उसको रिस्टोर किया जाए उसकी बिल्कुल प्रिस्टीन प्योरिटी के साथ। अब इस रिफॉर्म मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे उनमें लीडर्स थे नौरोजी फुरदौनजी, दादा भाई नेहरूजी, के.आर. कामा और एस.एस. बंगाली। इन लोगों ने जो रिफॉर्म के मैसेज थे वो स्प्रेड किए न्यूज़पेपर के थ्रू, रस्ट गुफ्तार यानी ट्रुथ टेलर के थ्रू। जो पारसीज के रिलीजियस रिचुअल्स थे या जो उनकी प्रैक्टिसेस थी उनको रिफॉर्म किया गया, साथ ही साथ जो उनकी क्रीड थी यानी जो उनकी धार्मिक भाव एक मान्यताएं थी बिलीफ थी उनको भी रीडिफाइन किया गया। अगर सोशल स्फीयर में देखा जाए तो बहुत अटेम्प्ट्स किए गए ताकि जो अपलिफ्टमेंट हो सके जो स्टेटस है पारसी वुमेन्स का वो भी, और इसको करने के लिए पर्दा सिस्टम का रिमूवल किया गया, साथ ही साथ जो मैरिज और एजुकेशन की जो एज है उसको भी बढ़ाया गया। तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो पारसीज थे वो सबसे ज्यादा वेस्टर्नाइज सेक्शन था हमारे इंडियन सोसाइटी का। सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो सिख कम्युनिटी थी ऐसा था नहीं कि वो बिल्कुल अछूती रही हो या बिल्कुल उसके ऊपर कहीं कोई असर ना हुआ हो, तो ऐसा नहीं था कि वो अनटच रही हो। जो भी रेशनलिस्ट या प्रोग्रेसिव आइडियाज थे 19th सेंचुरी के उनसे जो है सिख कम्युनिटी भी जो है अछूती नहीं रह पाई। सिंह सभा मूवमेंट, इसको जो है
शुरुआत हुई थी इसकी अमृतसर में 1873 में। और इसका जो है एक टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव था। टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन है वो अवेलेबल हो सिख के लिए। दूसरा, ये जो एक प्रोजलिटाइजिंग एक्टिविटीज चल रही थी, यानी कि धर्मांतरण की जो एक्टिविटीज चल रही थी, खास तौर से क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, और काफी हद तक ब्रह्मो समाजिस्ट जो थे, आर्य समाजिस्ट और मुस्लिम मौलवीज, इन सबको काउंटर करने की एक मेन ऑब्जेक्टिव था इनका। तो जो इनका पहला ऑब्जेक्टिव था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है सिख को मिले, उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क जो होता है खालसा स्कूल्स का, वो जो है स्टैब्लिश कर दिया। और ये सभा के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था पूरे पंजाब के अंदर, अपना पहला ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। दूसरे में इन्होंने क्या किया, हर वो चीज जो गुरु की टीचिंग के अगेंस्ट जाती थी उनको रिजेक्ट कर दिया। साथ ही साथ जो भी राइट्स थे, कस्टम्स थे, या जो भी जरूरी समझे जाते थे जो सिख डॉक्ट्रिन थी उसके साथ, उसको जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। अकाली मूवमेंट, जो कि गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने जो है ये एक तरीके से जो सिंह सभा मूवमेंट था उसमें से ही निकला था। अब इसका अकाली मूवमेंट का मेन एम क्या था? एम था कि जो भी सिख गुरुद्वाराज हैं उनको छुड़ाना है, लिबरेट कराना है। अब लिबरेट किससे कराना था? जो कंट्रोल था करप्ट उदासी महंत का। ये जो पोस्ट थी ये हेरिडिटल थी, तो ये जो महंत थे बेसिकली, ये महंत जो है लॉयल थे और साथ ही साथ अपोज करते थे किसी भी रिफॉर्म का, क्योंकि इनको जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हुआ था, तो ये उनके ज्यादा लॉयल थे। गवर्नमेंट जो थी उसने पूरी तरीके से अपनी जो रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं उनको अपनाया। जो भी नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह लॉन्च किए गए अकालीज के द्वारा उनके अगेंस्ट 1921 में, लेकिन फिर अल्टीमेटली इनको झुकना पड़ा पॉपुलर डिमांड्स के सामने। फाइनली इन्होंने जो है सिख गुरुद्वारा एक्ट पास किया 1922 में, और फिर इसमें चेंजेस हुए, अमेंडमेंट जो होते हैं 1925 में, और इससे जो है जो कंट्रोल था गुरुद्वारा का अब वो सिख मासेस के पास आ गया। और जिसको कि चलाया जाता, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा किया जा रहा था? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको कहते हैं SGPC। और ये जो है एक तरीके से इनकी टॉप बॉडी थी जो कि कंट्रोल कर रही थी इसका एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो अकाली मूवमेंट था ये बेसिकली एक रीजनल मूवमेंट था, ना कि कम्युनल मूवमेंट। और खास तौर से जो अकाली लीडर्स थे उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा जो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल हुआ। लेकिन तब भी कुछ जो विरोध की आवाजें हैं वो कभी कभी सुनाई देती थी। रिकैप, सिख रिफॉर्म मूवमेंट, जो सिख कम्युनिटी थी वो भी जो है अछूती नहीं रह पाई जो भी रेशनलिस्ट या प्रोग्रेसिव आइडियाज थे 19th सेंचुरी की उनसे। सिंह सभा मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत हुई थी अमृतसर में 1873 के अंदर, जिसमें इनके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। एक था मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन अवेलेबल हो सिख के लिए, और दूसरा जो रिलीजियस कन्वर्जन एक्टिविटीज हो रही थी क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, ब्रह्मो समाजिस्ट के द्वारा, आर्य समाजिस्ट के द्वारा या मुस्लिम मौलवी के द्वारा, उसको काउंटर करने के लिए जो है इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव था उसको हासिल करने के लिए एक नेटवर्क जो खालसा स्कूल्स का है वो सभा द्वारा स्टैब्लिश किया गया पूरे पंजाब के अंदर। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, जो भी चीजें या वो सारी चीजें जो गुरु की टीचिंग के अगेंस्ट जाती है उनको रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा जो भी राइट्स हैं, कस्टम्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट माने जाते हैं सिख डॉक्ट्रिन के साथ, उन सबको जो है एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। अकाली मूवमेंट, इसको जो है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रोडक्ट है या जो उसी में से ही निकला हुआ है सिंह सभा मूवमेंट से। इनका मेन एम था कि जितने भी सिख गुरुद्वारे हैं उनको छुड़ाना है जो कंट्रोल में है करप्ट उदासी महंत के। ये जो पोस्ट होती थी ये हेरिडिटल थी, और ये जो महंत थे ये बेसिकली लॉयल थे और हमेशा जो है रिफॉर्म का विरोध करते थे क्योंकि इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा था।
गवर्नमेंट ने जो है अपनी पूरी तरीके से रिप्रेसिव पॉलिसीज अपना ली। ये जो नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह हुआ अकालीस के द्वारा 1921 में, उसके अगेंस्ट, लेकिन फिर भी इनको झुकना पड़ा उनकी पॉपुलर डिमांड्स के आगे। अल्टीमेटली इन्होंने जो है सिख गुरुद्वारा एक्ट पास किया 1922 में, जिसमें थोड़े से बदलाव किए गए 1925 के अंदर। अब जो कंट्रोल था गुरुद्वारा का वो सिख मासेस के पास आ गया था, जिसमें जो देखरेख कर रहे थे, मेन एडमिनिस्ट्रेशन था वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास था, SGPC, और यही जो है टॉप मोस्ट बॉडी थी। अकाली मूवमेंट ने जो है वो एक क्षेत्रीय मूवमेंट था, ना कि सामुदायिक मूवमेंट, कम्युनल नहीं था। और अकाली लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल में, लेकिन तब भी इन बिटवीन कहीं ना कहीं विरोध के स्वर उठते रहते थे। रिकैप, द थियोसॉफिकल मूवमेंट, कुछ ग्रुप्स था एक जैसे वेस्टर्नर्स का, जिनको की लीड कर रही थी मैडम HP ब्लवात्स्की 1831 से 1891 और कॉलोनियल MS ओलकॉट। इन लोगों जो है ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे इंडियन थॉट एंड कल्चर से, और इसी वजह से इन्होंने जो है नींव रखी थियोसॉफिकल सोसाइटी की न्यूयॉर्क सिटी USA 1875 में। 1882 में इन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर्स जो है वो शिफ्ट कर दिए आद्यार में, जो कि आउटस्कर्ट्स पे था मद्रास के उस टाइम पे इंडिया के अंदर। ये जो सोसाइटी थी इसका मेनली बिलीव ये था कि एक स्पेशल रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश की जा सकती है पर्सन के सोल और गॉड के बीच में, कॉन्टेम्पलेशन, प्रेयर और रिविलेशन की मदद से। इन्होंने जो भी हिंदू बिलीव्स थे जैसे कि रीइंकारनेशन में, कर्म में, इन सब को जो है एक्सेप्ट किया। साथ ही साथ काफी कुछ इंस्पायर हुए जो फिलॉसफी थी उपनिषद, सांख्य, योग या वेदांता स्कूल ऑफ थॉट से, उनसे भी काफी ज्यादा ये इंस्पायर हुए। अब इनका मेन वर्क जो था वो किस पर चीज पर एम था कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो ह्यूमैनिटी की, जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट या कलर के आधार पर। ये जो है सोसाइटी इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी जो अनएक्सप्लेन्ड लॉज है नेचर की, या जो ऐसी पावर्स जो इंसान के अंदर होती हैं। तो थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है उसने कहीं ना कहीं एक अलायंस किया हिंदू रेनेसांस के साथ, और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने अलायंस किया आर्य समाज के साथ। ये लोग विरोध कर रहे थे चाइल्ड मैरिज का, लेकिन वकालत कर रहे थे कि एबॉलिशन होना चाहिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए आउटकास्ट का, और जो कंडीशन है विडोज की उनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इंडिया के अंदर ये मूवमेंट जो है कुछ हद तक पॉपुलर हुआ जब इलेक्शन हुआ एनी बीसेंट का 1847 से 1933 तक। ये जो है प्रेसिडेंट चुनी गई जब ओलकॉट की डेथ हो गई 1907 में। एनी बीसेंट जो है वो इंडिया आई थी 1893 के अंदर। यहाँ पर इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, जो कि बनारस में है, उसकी 1898 में नींव रखी। ये एक ऐसा कॉलेज था जहां हिंदू रिलीजन और वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स दोनों को ही पढ़ाया जाता था। तो एक तरीके से ये जो कॉलेज था ये एक केंद्र बन गया फॉर्मेशन के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि 1916 में बनी। एनी बीसेंट ने भी बहुत ज्यादा काम किया कॉज के लिए कि एजुकेशन जो है वो वुमेन की होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसने एक जो है कॉमन डिनोमिनेटर, एक कॉमन बेस दिया अलग अलग सेक्ट्स के लिए, और साथ ही साथ जो एक पढ़े लिखे हिंदूज थे उनकी भी जो जरूरतें थी, उनकी जो रिक्वायर थी, उसको पूरा किया। एवरेज जो इंडियन था उसके अनुसार ये फिलॉसफी जो है अस्पष्ट थी और इसमें पॉजिटिव प्रोग्राम की कमी थी। इसी की वजह से काफी हद तक इसका असर जो है वो सीमित रहा बहुत ही छोटे से सेगमेंट में वेस्टर्नाइज क्लास की। अब क्योंकि ये जो है रिलीजियस राइवलिस्ट होने के कारण बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं पा पाए, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा मूवमेंट था वेस्टर्नर्स का जो ग्लोरीफाई कर रहा था इंडियन रिलीजियस और फॉरेन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस को, और साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी हद तक सेल्फ रिस्पेक्ट दी ताकि एक ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट कर सके। अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो थियोसॉफिस्ट जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसा इफेक्ट भी दिया है कि जो हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग अपने जो एक आउटडेटेड बैकवर्ड लुकिंग ट्रेडिशंस या फिलॉसफी है उसके ऊपर जो एक घमंड करते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने जो है उस पर भी एक ये इफेक्ट देने की कोशिश करी कि ये जो है फॉल्स सेंस है कि आप इस पे अपने पुराने जो बैकवर्ड लुकिंग ट्रेडिशंस हैं या जो आपके आउटडेटेड फिलॉसफीज हैं उन पर आप क्या कहते हैं